आवाज आ रही है सभी को? चलिए। हाँ, राधे राधे। वन लाइनर नहीं मिला अभी तक? अरे यार गजब है। करते हैं उसका उपाय। चलो, नेक्स्ट हम लोग अभी क्या देख रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख रहे थे ना, तो उसमें कुछ पॉइंट और ऐड कर लीजिए और फिर हम लोग मूव करेंगे साउंड वेव की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नोट में ही, हाँ जो नोट में लिखा रहता है ना पॉइंट, हाँ अगला पॉइंट लिख लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। हाँ मतलब जो कल नोट में नहीं कुछ पॉइंट लिखा रहते अलग अलग रहेगा, हाँ अगला पॉइंट लिख लीजिए। हाँ जो भी नंबर है, नाइट विजन अपैरेटस में, नाइट विजन अपैरेटस या नाइट विजन कैमरा, ये आपको दिखाऊंगा अभी रात में देखने के लिए जो एक नाइट विजन अपैरेटस होता है। ये नाइट विजन कैमरा में इंफ्रारेड रे का यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रारेड रे का यूज होता है। इसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट है कि फॉग में, फोटोग्राफी में, जो फोटोग्राफी होता है ना, कोहरे में फोटोग्राफी में इंफ्रारेड रे का यूज होता है। और कोहरे में नहीं दिखना किसके कारण? अरे बताओ भाई, कोहरे में नहीं दिखना प्रकाश की किस गुण के कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, है ना, याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है ना, जैसे कि पानी में आप सरफ या साबुन मिला देते हैं, सरफ मिलाते हैं, मिलाने के बाद देखते हैं वो क्लाउडी क्लाउडी सा दिखने लगता है, तो वो भी किसके कारण होता है? तो वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ना। और साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखना वो किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण। तो सवाल कैसा पूछता है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। इसके बाद याद रखना है कि जो वाटर वेव्स है ना, ये देखिए आपका इसमें पूछा हुआ है, बीपीएससी का एक जो एएसओ वाला पेपर होता है ना, असिस्टेंट वाला, उसमें ये पूछा हुआ है कि वाटर वेव्स जो है ना, कल भी आपको बताया था कि वाटर वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल तथा ट्रांसवर्स दोनों होती हैं। वाटर वेव्स लॉन्गिट्यूडनल तथा ट्रांसवर्स दोनों होती हैं। कई आपके बुक्स में ना आपको इसको कहीं पर लॉन्गिट्यूडनल दिखा देगा, कहीं पर ट्रांसवर्स दिखा देगा, लेकिन याद रखिएगा ये लॉन्गिट्यूडनल तथा ट्रांसवर्स दोनों प्रकार की होती है। इसके बाद रडार जो है ना, रडार के कुछ यूजेस हैं। रडार हम लोगों ने कल देखा था ना, मतलब नहीं देखा था, मतलब पढ़ा था, रडार के बारे में पढ़ा था ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसमें रेडियो वेव का यूज होता है, ये लिखा था। अब रडार के क्या यूज होते हैं याद रखिएगा। इसका यूज होता है शिप, जो जहाज होता है ना, शिप का लोकेशन वगैरह पता करने में, यानी शिपिंग में, शिप का लोकेशन पता करने में, जैसे हम कहते हैं शिपिंग में। दूसरा, एरोप्लेन का लोकेशन पता करने में, एरोप्लेन का लोकेशन वगैरह पता चलता है, कैसे चलता है? इसी से। इसके बाद याद रखिएगा जो व्हीकल की स्पीड डिटेक्ट करने में, जो आप रोड पर देखते हैं आजकल, ये जो जाएंगे सर मरीन ड्राइव सब पे तो लगा है व्हीकल का स्पीड डिटेक्ट करने वाला, तो व्हीकल के स्पीड डिटेक्टर में उसमें, हाँ चालान जो कट जाता है आजकल, पुलिस वाला देखते हो कहीं खड़े नहीं रहता है, हर जगह कैमरा लगा दिया है, स्पीड डिटेक्टर लगा दिया है ना। व्हीकल के स्पीड डिटेक्टर में भी किसका यूज होता है? रडार का यूज होता है। क्या है एसओएस? अरे तो वो इमरजेंसी के लिए होता है कि इमरजेंसी में मान लीजिए किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो वहां पर ना आप वो करेंगे तो जो नियरेस्ट वो है ना उनको इन्फॉर्मेशन चला जाता है वो, है ना, इसलिए होता है एसओएस। चलो इसे लिखो, अब हम लोग चलते हैं साउंड वेव की तरफ। अब ये साउंड वेव अभी हमारा चलेगा लगभग इस 2 बजे तक क्लास है ना अभी, तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे साउंड वेव को कंप्लीट कर लेने का। और हाँ शाम में भी है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें साउंड वेव को कंप्लीट करने का, और शाम में हम लोग लाइट फिर स्टार्ट करेंगे। 2 से 4 तो हम लोगों का चलेगा, 2:30 से है ना, उसमें हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे। और आज आप लोगों को केमिस्ट्री के ना कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, बढ़िया बढ़िया, लास्ट में ना 15-20 मिनट में, ठीक है, 15-20 मिनट में लगभग 20-25 सवाल फास्ट ट्रैक मोड में, है ना, करवाऊंगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पीडीएफ को क्लास वाले पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, हर चीज का, हर क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं, जो क्लास में करवाऊंगा उसका क्लास नोट में मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। चलो, एक तो वन लाइनर वाला हम बोले थे, पता नहीं इतना तो बड़ा गड़बड़ है, अभी ब्रेक में करवाते हैं, करते हैं बात, हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं साउंड वेव की। अरे तो लेट से आते हो, जल्दी जल्दी लिखो भाई, है ना, है ना। अरे लिख लेना, जो लेट से आया बाद में आराम से लिख लेना, है ना। चलो अरे लिख लेना भाई बात से, इसमें ले लो, फोटो खींच लो, वहां पे लिख लो बढ़िया से अपना, है ना, पीडीएफ ऐसे मिलता ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साउंड वेव, यानी ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग। अब देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा साउंड जो है ऊर्जा का एक क्या है, रूप है। साउंड भी क्या है जी? ऊर्जा का एक रूप है ना। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तभी तो ये जो माइक्रोफोन है ये क्या कर रहा है, साउंड को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, जो साउंड है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है ना। और ये तो कल बता ही दिया था कि साउंड कैसा है, एक मैकेनिकल वेव है ना, यानी कि इसको मूव करने के लिए, इसको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा साउंड जो है ना, साउंड जो है एक प्रेशर, एक दाब तरंग है ना, प्रेशर वेव है, यानी किसी भी मीडियम में दाब के कारण, प्रेशर के कारण ये साउंड वेव जो है वो क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। कई बार आपसे ऑप्शन में रहेगा, जैसे आपसे क्वेश्चन बनेगा कैसे कि इसमें साउंड के बारे में कौन सा कथन सही है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन दे देगा कि यह ऊर्जा का एक रूप है, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपका कि यह एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तीसरा ऑप्शन दे देगा यह एक प्रेशर वेव है, और चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह के सवाल आपसे पेपर में बनेंगे, तो आपको याद रखना साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह एक ऐसा लॉन्गिट्यूडनल वेव है और यह एक दाब तरंग है, याद रखना। अब सवाल उठता है सर साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है? याद रखिएगा यह किसी भी माध्यम में, किसी भी मीडियम में जब वाइब्रेशन होगा यानी कंपन उत्पन्न होगा, तो उस कंपन के कारण क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए ये है ना, ये सॉलिड मीडियम है, हमने इसको ऐसे क्या किया, ऐसे टच किया, तो टच कर रहा है तो देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है? साउंड उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ये साउंड यहाँ पर मीडियम में क्या होगा? कंपन उत्पन्न होगा तभी साउंड उत्पन्न होगा, ऐसे नहीं उत्पन्न होगा आपका। इसी प्रकार
जैसे ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब किसी मीडियम में कंपन हो तो कंपन के कारण आपका साउंड उत्पन्न होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि साउंड उत्पन्न क्यों होता है, याद रखना साउंड किसी मीडियम में, किसी माध्यम में वाइब्रेशन के यानी कंपन के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये सारा पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। फटाफट से पहले आप इसे लिखिए एंड फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, देखते हैं टाइप ऑफ साउंड वेव कि इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, ऑडिबल साउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, एंड फिर हम लोग देखेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के यूजेस, जहां से खूब सवाल बनता है आपके पेपर में, अल्ट्रासाउंड का क्या क्या यूज होता है। हो गया, ठीक है, कोई नहीं, लिख लो आराम से लिख। आज हम लोग इस 2 बजे तक कोशिश करते हैं साउंड कंप्लीट करने का। चलो क्या हुआ, चलो नेक्स्ट है टाइप ऑफ साउंड वेव, यानी ध्वनि तरंग के प्रकार। देखिए ध्वनि तरंग को जो बांटा गया है ना अलग अलग, उसमें वो उसके फ्रीक्वेंसी के आधार पर, कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है इसके आधार पर उसे अलग अलग उसमें बांटा गया है। तो पहला है, याद रखिएगा, जिसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव, या फिर हम इसे कहते हैं अवश्रव्य, क्या बोलते हैं, अवश्रव्य तरंग है। अवश्रव्य तरंगों की बात करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज, यानी ऐसे आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसे नहीं सुन सकता है, इसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसे कौन कौन सुन सकता है, याद रखिएगा, इसे सांप, कुत्ता, बिल्ली, गैंडा, वेल, राइनो तो लिख लिया, गैंडा, वेल, हाथी, कछुआ सुन सकता है, कछुआ भी, टॉर्टॉइस, ठीक है। और इसके बाद याद रखिएगा अगला पॉइंट कि भूकंप में अवश्रव्य तरंगें ही उत्पन्न होती हैं। भूकंप में कैसी अवश्रव्य तरंगें, या भूकंप की लिख लीजिएगा, भूकंपीय तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसलिए जब भी कभी भूकंप वगैरह आता है ना, तो उनका आभास सबसे पहले इन्हीं जीवों को होता है ना, सांप, कुत्ता, बिल्ली, गैंडा, वेल, है ना, इन सबको इसका आभास पहले हो जाता है ना, क्योंकि ये उस फ्रीक्वेंसी के साउंड को, 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी के साउंड को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और भूकंपीय तरंगों की कई बार ये सवाल पूछा गया है कि भूकंपीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। भूकंपीय तरंगों के बारे में आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है, ज्योग्राफी में पढ़ा या नहीं पढ़ा आपने, टी वेव, एस वेव, एल वेव, है ना, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड लॉन्ग वेव को हम लोग सरफेस वेव भी कहते हैं। सबसे ज्यादा स्पीड पी की होती है ना, और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा, एल वेव होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको कौन सॉलिड में जाता है, कौन लिक्विड में, वो सब आपको पता होगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे आप ये बताओ, कुछ सवाल भी मैं पूछ लूं आपसे, सांप का अध्ययन क्या कहलाता है, सर्पेंटोलॉजी, ऑफिडियोलॉजी, ऑफियोलॉजी। दूसरा, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैलिस डोमेस्टिका, है ना, पैलिस डोमेस्टिका है इसका नाम, कुछ पैलिस डोमेस्टिका कैट का है, कैनिस फैमिलियर्स, क्या नाम है, कैनिस फैमिलियर्स। बिल्ली का पैलिस डोमेस्टिका है। कुत्ते का अध्ययन क्या कहलाता है, हाँ डोगोलॉजी, है ना, कुछ यार तुम लोग आदि कर देते हैं, साइनोलॉजी, क्या बोलते हैं, साइनोलॉजी, ठीक है, चलिए। और कछुआ के पीठ पर, जो टॉर्टॉइस होता है, उसके पीठ पर कौन सा शैवाल मिलता है, प्रोटोडर्मा, कौन सा मिलता है, प्रोटोडर्मा। और हाथी का गर्भकाल कितना होता है, 642 दिन या फिर लगभग 22 महीने। एक पॉइंट यहां पर लिख लो साउंड के पास ना, यहां पर कहीं साइड में, क्योंकि पूछ देता है आपसे, ये सवाल पूछा हुआ है कि स्टडी ऑफ साउंड को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ साउंड को कहा जाता है एकॉस्टिक्स, क्या बोलते हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, हो सकता है आपसे भी पूछ सकता है। स्टडी ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक्स कहते हैं। लिख लो। बाकी टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन वगैरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है जी, बन जा रहा है, चलो। हाँ कंफ्यूजन हो जाता है, रिवीजन करो, देखो कंफ्यूजन दूर करने का एक तरीका है, रिवीजन। हाँ क्या बोले, टारगेट तो देखो भाई, आज 7 घंटे का क्लास इसलिए लगाए हैं। अब जानते हो कि हमारा आदत नहीं, हम कुछ छोड़ दें, स्किप कर दें, वो हमसे होगा नहीं, है ना। तो भले 2-4 दिन ज्यादा लग जाए, है ना, हम आप लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है सेकंड, ऑडिबल साउंड या फिर जैसे हम लोग कहते हैं श्रव्य तरंग है। श्रव्य तरंगों की बात करें तो याद रखिएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से कितना, ये आप बना लीजिएगा, 20 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा, है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा, इस तरह से आप लिख लेना। इसके बाद याद रखिएगा कि मनुष्य के कान के द्वारा, अभी हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे हम लोग किसी साउंड को सुनते हैं, वो भी आपको बताएंगे। ह्यूमन के ईयर के द्वारा इस साउंड को सुना जा सकता है, इस साउंड को सुना जा सकता है। अभी आपको बताएंगे कि हमारे शरीर में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है और कैसे हम साउंड को सुनते हैं, ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद थर्ड वन इज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव या अल्ट्रासोनिक वेव, जिसे हम लोग कहते हैं पराश्रव्य तरंगें, क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगें। इसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, और इसे भी ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता है ना। और अगला पॉइंट देख लीजिएगा, चमगादड़ यानी बैट। और चमगादड़ का अध्ययन क्या कहलाता है, बता सकते हो क्या, बैटोलॉजी,
क्रिप्टोलॉजी नहीं, क्रिप्टो ठीक है, ये कायरोटेरोलॉजी, थोड़ा सा और आपको वो करना होगा। कायरोटेरोलॉजी, यह चमगादड़ का अध्ययन। चमगादड़ और याद रखिएगा डॉल्फिन, डॉल्फिन के बारे में याद रखना, ये जो डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है ना। चमगादड़ और डॉल्फिन अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। और नेशनल डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो आपको पता ही होगा कहां पर है, यहाँ पटना में है ना जी, ठीक है। अब हम लोग यूजेस देखेंगे इसका, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का क्या क्या यूजेस है, क्योंकि यहां से आपका काफी सवाल बनता है एग्जाम में। हाँ जी, क्या हुआ? साउंड एक दाब प्रेशर वेव, जैसे किसी मीडियम में साउंड प्रोड्यूस होता है ना, वहां पर उस मीडियम के अंदर जो कंपन होता है ना, तो उससे वहां पर क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, इसलिए कहते हैं कि ये एक दाब तरंग है ना। बाकी इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक नहीं है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद, लिख लिया ना सभी ने? अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पराश्रव्य तरंगों के प्रयोग। याद रखिएगा, ये जो पहला यूज इसका यूज किसमें होता है? सोनार में, सोनार में। और सोनार का पूरा मतलब याद रखना क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म पूछते हैं आपसे। और इसका यूज कहां पर होता है याद रखना, इसका यूज जहाज में यानी शिप में, जहाज में तथा सबमरीन यानी जो पनडुब्बी है ना, इनमें समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने में, समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने में होता है। और समुद्र जो जहाज के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं? टाइटेनियम का। इसका यूज याद रखिएगा समुद्र के अंदर किसी वस्तु की गहराई का पता लगाने में भी होता है। इसका यूज समुद्र के अंदर किसी वस्तु की गहराई का पता लगाने में भी होता है। और समुद्र की गहराई या पानी की गहराई का पता लगाने के किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पादोमीटर का। ठीक है, तो सोनार में ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा याद रखिएगा, इसका यूज अल्ट्रासोनोग्राफी में होता है। इसका यूज अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी जो पेट वगैरह का अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होता है ना, यूट्रस का जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में होता है ना। और अल्ट्रासोनोग्राफी के दौरान, ये अल्ट्रासाउंड के दौरान जो क्लियर इमेज आए पेट का, स्टमक का, इन सब का क्लियर इमेज आए, उसके लिए क्या करते हैं? उनको किसका घोल पिलाते हैं? बेरियम सल्फेट का, है ना। क्योंकि जब बेरियम सल्फेट पिलाने के बाद जब एक्सरे वहां पर जाता है ना, तो ज्यादा कॉन्ट्रास्ट वाला, हाई कॉन्ट्रास्ट वाला इमेज क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। इसके बाद याद रखिएगा, ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन है, इसका आविष्कार किसने किया था? लिख लीजिएगा। जो अल्ट्रासाउंड मशीन देखते हो ना आप लोग, अल्ट्रासाउंड मशीन का आविष्कार, अल्ट्रासाउंड मशीन का आविष्कार इयान डोनाल्ड ने किया था। किसने? इयान डोनाल्ड, इयान डोनाल्ड ने किया था, इयान डोनाल्ड ने किया था। इसके बाद और इसका यूज देखते हैं। चला आगे, हो गया। चल नेक्स्ट है, कोई नहीं, लिखिए लिखिए आराम से फिर। चला आगे अब, इयान डोनाल्ड, IAN, इयान डोनाल्ड, DONALD। चलो नेक्स्ट है, चौथा यूज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मतलब चौथा, तीसरा यूज मतलब चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, इकोकार्डियोग्राफी में। इकोकार्डियोग्राफी में ध्यान से समझना इस पॉइंट को। इसी को बोला जाता है 2D इको। क्या बोलते हैं इसको? 2D इको। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है? देखो, एक होता है ECG, ध्यान से समझिएगा। ECG जो होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, इसके द्वारा क्या करते हैं? इसके द्वारा हम लोग ये पता करते हैं कि जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट में कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, जो हमारा हार्ट है उसके द्वारा कितना करंट जनरेट हो रहा है, ये बताता है ECG। एक आप लोगों को पता है होता है EEG, सुना है आपने? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ये ब्रेन का होता है। और कहीं पे भी देखो इंसेफेलो वर्ड आ जाए तो समझ जाना है आपको किससे संबंधित है, वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। ये ब्रेन की एक्टिविटी का पता करता है। जो इकोकार्डियोग्राफी है ना, ये देखता है, इसमें भी अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा हार्ट के, यानी जो हमारा हृदय है, हार्ट के डिफरेंट पार्ट की एक्टिविटी को चेक किया जाता है ना, एक्टिविटी को चेक किया जाता है कि यानी जो हमारा हार्ट है उसके अंदर सारे वॉल्स प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हार्ट के जो अलग अलग चैम्बर हैं उसका साइज प्रॉपर है कि नहीं। देखो इस तरह से होता है इकोकार्डियोग्राफी। आपको पहले भी मैंने दिखाया है ना, मॉर्निंग वाली क्लास में, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। इकोकार्डियोग्राफी इस तरह से होता है कि चेस्ट के ऊपर क्या होता है ना, एक लेप सा लगाते हैं और उसके बाद ये मशीन होती है ना, इससे टच करके यहाँ पर स्क्रीन पर देखा जाता है कि जो हमारे हार्ट के अलग अलग वॉल्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आपका ये इकोकार्डियोग्राफी, इसमें भी क्या होता है? आपका अल्ट्रासाउंड का ही यूज होता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा याद रखिएगा, किडनी के स्टोन को तोड़ने में, और किडनी के स्टोन को तोड़ने का जो मतलब प्रोसेस होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सी। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज लिथोट्रिप्सी, किससे रिलेटेड है, तो वो किससे है? किडनी के स्टोन को जो तोड़ा जाता है उससे रिलेटेड है लिथोट्रिप्सी। और याद रखिएगा, ये जो किडनी है, किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। किडनी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम झिल्ली। और किडनी के ऊपर एक ग्रंथि भी होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड।
और उसके द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है एड्रेनलिन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। और यही वजह है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है ना, क्या बोलते हैं, आपातकालीन ग्रंथि। लिपोट्रिप्सी आपको समझ में आ गया। किडनी में स्टोन किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, किसके कारण, कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला याद रखिएगा आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के इलाज में जो आर्थराइटिस होता है ना हमारे जिसमें कि हड्डियों के जोड़ पर क्या होता है, दर्द होता है ना। और ये आर्थराइटिस भी याद रखिएगा 3 तरह का होता है, एक गाउट होता है, एक ऑस्टियो होता है, एक रूमेटॉइड होता है। जो आपको ये पता होगा कि जो हमारा बोन जॉइंट है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ये जो बोन जॉइंट है ना, यहाँ पर इस तरह से क्या होता है, 2 हड्डियां जैसे जुड़ी हुई होती है, 2 हड्डियां यहाँ पर जैसे जुड़ी है, इसके ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन सा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम लोग साइनोवियल द्रव कहते हैं। और फिर इसके ऊपर क्या होता है, आपका लिगामेंट होता है। क्या होता है, लिगामेंट, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो मतलब बीमारी जो है आपका 3 तरह का है। कौन सा, एक है आपका याद रखिएगा जिसे हम लोग बोलते हैं रूमेटॉइड नाम आर्थराइटिस। रूमेटॉइड गठिया जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये वाला मेम्ब्रेन, इसमें सूजन आ जाएगा, या फिर ये जो साइनोवियल फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण जैसे हड्डी को मूव करिएगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, घर्षण ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा, दर्द होगा आपको। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका जो होता है ना बुढ़ापे में होता है, ओल्ड एज में होता है ऑस्टियो। ऑस्टियो क्या होता है, उसमें ये जो जिगजैग सा स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे जो ऐसे ऐसे पकड़ के रखता है हड्डी को, ऐसे ये घिसने की वजह से उनके बाद क्या होता है, घिस जाता है ये पूरा कार्टिलेज, जिससे कि मूवमेंट में क्या होगा, आपको यहाँ पर पेन होना शुरू हो जाएगा, ये डीजेनरेट हो जाता है। और एक होता है गाउट, जो सबसे कॉमन गठिया होता है, सबसे आम गठिया है। और गाउट में क्या होता है, ये जो बोन जॉइंट है इस पर एक अम्ल जम जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, इसके जम जाने से आपका क्या होता है, ये आपका गठिया होता है। कौन सा, गाउट, जो सबसे कॉमन गठिया है। हाँ, क्या हुआ, जमने का कारण है कि लीवर जो है आपका सही से काम नहीं कर रहा है, आप ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, ज्यादा प्रोटीन वाला फूड खा रहे हैं, है ना। तो इन सब वजह से क्या होता है, अगर लीवर आपका सही से काम नहीं करेगा तो यूरिक एसिड जो है ना वो यूरिया में बदलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है यूरिक एसिड को यूरिया में बदलने का काम किसका है, वो लीवर का है ना। तो लीवर अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो आपका क्या होगा, यूरिक एसिड यूरिया में नहीं बदलेगा और वो जाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से आपका होता है। और वर्ल्ड आर्थराइटिस डे आपको पता है कब मनाते हैं, 12 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, 12 अक्टूबर। तो फटाफट से इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। हो गया, चलिए। इसके बाद एक और यूज इसका लिख लीजिएगा। चला आगे, नेक्स्ट लिख लेना है कि चमगादड़ यानी बैट, चमगादड़। अच्छा, जैसे बैट है, बैट यानी बल्ला वाला बैट, उसको बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग होता है, बेलों का। गुड। चमगादड़ जो है, चमगादड़ अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर, चमगादड़ अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर इको लोकेशन के द्वारा, किसके द्वारा, इको लोकेशन, ये तरीका याद रखिएगा, पूछा हुआ एग्जाम में। इको लोकेशन के द्वारा अपने रास्ते का या अपने रास्ते में ऑब्स्टेकल का, अपने रास्ते में ऑब्स्टेकल यानी बाधाओं का पता लगाते हैं, ऑब्स्टेकल या बाधाओं का पता लगाते हैं ना। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव यानी ध्वनि तरंगों की चाल। तो देखो, सबसे पहले की जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, सबसे पहले तो लिख लीजिएगा, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, उसके लिए मैं टेबल लगाऊंगा। सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड में, इसके बाद किसमें होती है, लिक्विड में, इसके बाद होती है गैस में। और याद रखना, जो ध्वनि है एक यांत्रिक तरंग है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसलिए ये निर्वात में, निर्वात यानी वैक्यूम में, निर्वात में ट्रैवल नहीं करता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। यहाँ स्पीड ऑफ साउंड से बहुत सवाल बनता है आपके पेपर में, बहुत ज्यादा। कच 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 का आवाज, देखिए बता रहे क्यों होता है ना, अभी बता रहे, चिंता मत कर। क्या हुआ, बताएंगे, चिंता मत करिए। हाँ अभी बता, उसी कारण से होता है। चलें, अब देखो इसका क्या पूछने का है कि ये जो ज्वाइंट पर जो आवाज आता है नहीं, ऐसे चटकाते हैं तो आवाज क्यों आता है, या फिर उसका पीछे कारण क्या है ना। देखो, जो बॉन जॉइंट है ना, यहाँ पर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, ये वाला, यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड है। अब जैसे देखो कोल्ड ड्रिंक वाला बॉटल जैसे ग्लास में डालते हो तो बुलबुला बनता है ग्लास में, किसके कारण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है ना। तो यहाँ पर भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जैसे ज्वाइंट पर आ जाता है ना, जैसे श्वसन हुआ, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बबल बनाता है, इसके साथ डिसॉल्व होकर के ये जो लिक्विड है इसके साथ घुल करके क्या बनाता है, छोटे 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 बुलबुले बनाता है। अब जैसे ऐसे करिएगा या इसको दबाइएगा तो जो जैसे बुलबुला टूटता है ना, जो बबल्स जो आपके टूटते हैं, उस बबल्स के टूटने से वो साउंड प्रोड्यूस होता है। आगे बात समझ में, इसके पीछे रीजन है। इसलिए कहता है ना, ज्यादा उंगली नहीं चटकाना चाहिए, ज्यादा उंगली चटकाइएगा तो उससे क्या होगा, आगे चल के हो सकता है कि ये साइनोवियल फ्लूइड जो है ना वो कम होगा आपका, घटेगा उससे, हाँ तो फिर उससे हो सकता है दिक्कत, है ना। चलिए भाई, चलो ये इसके पीछे रीजन है। चलो ठीक है, क्या हुआ, बीमारी बीमारी मतलब भाई, मतलब ज्वाइंट वगैरह में पेन वगैरह होगा और क्या इसमें, और कुछ ऐसा चलो कोई नहीं। स्पीड ऑफ साउंड वेव, अल्लाह मत करिए, साउंड इन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये टेबल जो लगा रहे हैं। ये वाला फोटो ही नहीं सेव हो रहा है, मैं देखता हूँ दूसरा कोई।
वो अलग मिल नहीं रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये अलग है। ये एनसीईआरटी वाला कितना मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको लिख लेना तुम लोग, है ना? ठीक है, ये सेव हो नहीं रहा अभी, हालांकि मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा इसे। क्या हुआ? ये मैं बता दे रहा हूँ किसका किसका, हालांकि मैं लिखा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट सब होगा ना। इसको आप ना पहले इमेज ले लो, इसको लिख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट टेबल बना करके। अब किसमें कितना होता है हम लिखते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट अपना ले लेना या फोटो खींच लेना इसका। अभी मैं लिख देता हूँ, बाकी का मैं लिखूंगा अभी। चलो, अब देखो जो जो आपको यहाँ पे याद रखना है ना, पहले तो अगला लिखिएगा पॉइंट कि अल्लाह मत करो, साउंड का सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होता है? एल्यूमिनियम में होता है। कई जगह पे मतलब आपका एल्यूमिनियम में होता है। इसके बाद किसमें होता है आपका? स्टील वगैरह में, है ना? एल्यूमिनियम में कितना होता है? इसमें याद रखिएगा 6420 मीटर पर सेकंड, ठीक है? इसके बाद याद रखिएगा रबड़ में, रबड़ में साउंड की स्पीड सबसे कम होती है, कितनी? 60 मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद याद रखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट है मैं लिख दे रहा हूं, हालांकि वहां पर उस टेबल में मैक्सिमम आपका इंपॉर्टेंट ही है। हीलियम में साउंड की स्पीड 965 मीटर पर सेकंड होती है। अगला याद रखिएगा हवा में या वायु में 20 डिग्री सेल्सियस पर, या 20 मतलब रूम टेम्परेचर पर लिख लो, 20 डिग्री नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड या साउंड की स्पीड 346 मीटर पर सेकंड। 20 डिग्री पर 343 मीटर पर सेकंड होता है, ये भी लिख लो आप, है ना? 20 डिग्री सेल्सियस पर 343 या आपका मतलब 344 मीटर पर सेकंड होता है। कहीं पर 343 रहेगा, कहीं पर 344 रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकंड होता है। कितना? 332 मीटर पर सेकंड। 100 डिग्री सेल्सियस पर लिख लीजिएगा, ये कैसे बढ़ता है अभी आपको समझ में आएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है 393 मीटर पर सेकंड। कितना? 393 मीटर पर सेकंड। ये सब पूछा हुआ है आपसे, चलो अब इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। और हीलियम को किसने खोजा है? लोकेयर ने। गुड। लिख लिया सभी ने? क्या 393 जो है वो 100 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर 332 है, 20 पर 343, 25 पर कैसे आता है इसके लिए फॉर्मूला है, बताएंगे अभी आपको, है ना? ठीक है। क्या कागज कितना परसेंट अभी बताएंगे, वो सब तो अभी इंटेंसिटी पे आने दो ना। अभी तो वो इंटेंसिटी पे बताएंगे ना, कि जैसे आप लोग क्लास में जैसे एक दूसरे से फुसफुसाहट बात करते हैं, है ना? तो उसमें कितना प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल बातचीत में कितना प्रोड्यूस होता है, ट्रैफिक में कितना, सब लिखाएंगे अभी आगे। अगला हम लोग बात करते हैं कॉपर में। बाकी देखो ये जो टेबल मैंने बताया ना, इस टेबल वाला सारा लिख लेना, यही वाला है ना? ये स्टील वाला लिख लेना, आयरन वाला लिख लेना, ग्लास वाला लिख लेना। यहाँ पे मैं जैसे कॉपर का नहीं है तो कॉपर का मैं बता दे रहा हूँ। कॉपर में कितना होता है? तो कॉपर में 4600 मीटर पर सेकंड होता है। कॉपर में साउंड की स्पीड 4600 मीटर पर सेकंड। आयरन वाला यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देख लो 5950। या जो नहीं लिखा है ना उसमें वो मैं लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, बाकी उससे लिख लेना। लेड में यानी शीशा में साउंड की स्पीड ये कितनी है? 1210 मीटर पर सेकंड, है ना? इतना आप लिख लेंगे, है ना? और कॉपर को ही क्या बोलते हैं इसको? ये मतलब कॉपर जो है सबसे मतलब क्या कहते हैं, मतलब ज्यादा, सबसे ज्यादा जीवाणुरोधी धातु है, यानी सबसे ज्यादा एंटीबैक्टीरियल, यानी मतलब एकमात्र एंटीबैक्टीरियल क्या है आपका? तांबा है। और तांबे का शत्रु किसको कहते हैं? सल्फर को। अब अगला पॉइंट याद रखिएगा, ध्वनि की चाल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। यहां से खूब सवाल बनता है आपसे, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। तो याद रखिएगा सबसे पहला हम लोग देखेंगे यहां पर टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर यानी तापमान। क्या? तापमान कैसे हमारे साउंड की स्पीड को प्रभावित करता है? तो तापमान की बात करते हैं तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, अंग्रेजी में लिखना है स्पीड ऑफ साउंड, दिक्कत नहीं है ना जी। स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना? यानी कि देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है? जैसे टेम्परेचर घटाओगे स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन आपके मन में सवाल उठना चाहिए, साहब ये बताओ ना कितना घटेगा कितना बढ़ेगा? ठीक है, तो देखते हैं कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, इसको हम लोग अब देखते हैं। यहां तक लिखिए, फिर हम लोग बात करेंगे प्रेशर, ह्यूमिडिटी, है ना, डेंसिटी, इलास्टिसिटी, है ना, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, जो कि हमारा है इंटेंसिटी, है ना, फिर है पिच, फिर है क्वालिटी, फिर हम लोग देखेंगे टोन किसे कहते हैं, नोट किसे कहते हैं। उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, है ना? हो गया? कर लिया नोट सभी ने? चलिए, टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? यंत्र कौन सा है? किसने बनाया सबसे पहला थर्मामीटर? गैलीलियो। चलो, अल्कोहल का प्रयोग करके, बहुत बढ़िया। देखिए स्पीड ऑफ साउंड, किसी भी टेम्परेचर पर अगर आपको साउंड की स्पीड निकालनी है, देखो तो ये क्या करना है आपको? 332 प्लस 0.61 क्या करना है? टी। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी टेम्परेचर पर, टी क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में ये तापमान है। अब मान लिया अगर आपसे पूछ ले ये बताइए कि 60 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? एयर में निकालने का फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? बताओ क्या होगा? आप सिंपल क्या करिएगा, वी टी इज इक्वल टू किस टेम्परेचर पर निकालना है? 60 डिग्री सेल्सियस पर। क्या हो जाएगा? 332 प्लस 0.61 इंटू 6, 60 यही होगा ना जी। इसको आप सॉल्व कर दो ना, है ना? ये कितना हो जाएगा? 332 प्लस 6 कम 6, 6 के 36 होता है ना जी। 36.6 कितना हो जाएगा? 368.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा।
100 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए, आप देखिए कितना आता है। 332 प्लस 0.61 into 100 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा निकालो। 393, तो वही आया था, वही लिखे थे यहाँ पे, है ना। कितना है देखो, 393 लिखा है ना, तो ये इतना इसी तरह से आता है। अब नोट में लिख लीजिएगा एक पॉइंट, यहाँ पर नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये पूछा हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है, 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। या घटेगा तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी या नहीं। और ये पॉइंट से सवाल आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, फिर हम लोग बात करेंगे डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी। हो गया। चलो आगे मुख है। अगला दूसरा है आपका प्रेशर। प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का। एक चीज याद रखना, जैसे मीडियम में अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो साउंड की स्पीड तो बढ़ेगी घटेगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है, घटने पर क्या होता है, घटता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी मीडियम में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो लाइट की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बता सकते हैं। बढ़ेगा घटेगा, याद रखिएगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर किसी मीडियम में आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो उससे लाइट की स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखना है। प्रेशर में याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी दाब बढ़ाइए घटाइए उससे स्पीड ऑफ साउंड जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, हाँ किसी भी उसमें स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तीसरा आता है ह्यूमिडिटी। ये बताओ ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। आर्द्रता को हम लोग किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर की हाइग्रोमीटर हाइग्रो होता है ना, ड्रो से रिलेटिव डेंसिटी। चलिए ह्यूमिडिटी में याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता बढ़ाइएगा क्या, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा। इसलिए वर्षा का दिन जब उमस ज्यादा होता है साउंड ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है ना जी, और जब कम रहता है तो कम देर तक ट्रेवल करता है। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा वर्षा के दिनों में, लिख लीजिएगा, आपसे पूछ देता है नोट पे लिख लेना। वर्षा के दिनों में, मैं लिख ही दे रहा हूं, है ना। वर्षा के दिनों में साउंड ज्यादा दूर तक सुनाई देता है। आपसे पूछेगा क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या होती है उस समय, ज्यादा होती है। ध्वनि की ही बात कर रहे हैं ना, ध्वनि की चाल जो है ना, ध्वनि की चाल पर जो है साउंड की मतलब जो प्रेशर होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता स्पीड पर। अरे दाब तरंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी मीडियम में जब प्रोड्यूस होता है ना, वहां पर जब कंपन जो वाइब्रेट करता है उसके मीडियम के जो मॉलिक्यूल होते हैं वहां पर उसमें प्रेशर क्या होता है, जनरेट होता है। इसकी वजह से इसे प्रेशर वेव कहते हैं, है ना। लेकिन प्रेशर पर उससे प्रेशर, हाँ प्रकाश की चाल पर भी नहीं पड़ेगा। प्रकाश की चाल पर टेम्परेचर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इस चीज को, ये सवाल आपके एक्चुअली एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ना, जो मैंने प्रकाश की चाल वाला बताया है ना, कि टेम्परेचर का प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर बढ़े मतलब स्पीड बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है ना। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है पेपर में, ठीक है। आगे चला हम लोग, अच्छा लिख लीजिए क्या हुआ। खाली रूम अभी बताएंगे क्यों करता है, जब इको पढ़ेंगे ना वहां पर बताएंगे कि क्यों करता है। बंद रूम में कहा, मतलब जब पूरा मतलब सब सामान रहता है तो क्यों नहीं करता है, सब बताएंगे अभी। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट है चौथा होगा ना, फोर्थ। हाँ फोर्थ है आपका डेंसिटी, घनत्व। घनत्व की बात करते हैं तो याद रखिएगा ध्वनिक साउंड की स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के। देखो ध्यान से समझना, एक्चुअली में साउंड की स्पीड जो होती है ना, वो रिलेशन ये याद रखिएगा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई अपॉन डी। ये जो होता है ना रिलेशन, मतलब ये रिलेशन के बारे में बताया था सबसे पहले किसने, न्यूटन ने। इस चीज को याद रखिएगा, जहां पर ई क्या है आपका, ई है इलास्टिसिटी, क्या है ई, इलास्टिसिटी, और डी क्या है आपका, डेंसिटी, ठीक है। तो ये आपसे सवाल पूछा गया है किसमें, बीएसएससी में या आपके साथ पेपर में भी पूछा गया है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो डेंसिटी से कैसे मतलब रिलेशन है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो डेंसिटी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सॉरी, डेंसिटी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेंसिटी के स्क्वायर रूट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि यहां पर जो है अगर आप बताओ डेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। हाँ यहाँ बोलो, स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगा, और डेंसिटी घटाइएगा तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए कोई खोखला उसमें जो है ना साउंड बहुत तेजी से ट्रैवल करता है कि नहीं, बताओ। कोई मैंने खाली पाइप लो, और खाली पाइप में ऐसे इधर से ऐसे टच करो, एकदम आवाज करेगा ज्यादा जल्दी। और वहीं पर मान लीजिए छड़ लीजिए, छड़ को करिए तो उसमें क्या होता है, कम होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद पांचवा याद रखिएगा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, तो वहां पर लिखा ही हुआ है, देखिए हाँ लिखा हुआ जी। तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी। यहां से कोई भी पेपर निकालिएगा ना तो यहां से खूब सवाल बनता है पेपर में। इलास्टिसिटी बढ़ेगा तो आपका स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इलास्टिसिटी घटेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, घटेगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा ना कि सर क्या हुआ, जैसे बता तो हैं, जैसे स्टील है, स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है ना, इसलिए उसमें साउंड की स्पीड क्या है, ज्यादा है। आपके मन में सवाल उठेगा फिर एल्यूमिनियम में क्या है, एल्यूमिनियम का तो इलास्टिसिटी स्टील से ज्यादा है नहीं। तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये इलास्टिसिटी पर डिपेंड नहीं करता है ना, इलास्टिसिटी के साथ किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर भी, है ना। एल्यूमिनियम का जो डेंसिटी होता है वो स्टील से क्या होता है, कम होता है ना।
ठीक है, उसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, कम होता है स्टील से, इसलिए उसमें क्या है, ज्यादा है। आगे बात समझ में, रबर की इलास्टिसिटी क्या है, सबसे कम है ना, इसलिए उसमें साउंड की स्पीड भी क्या है, सबसे कम है, कितनी, 60 मीटर पर सेकंड है। आगे बात समझ में, ठीक, क्या हुआ, ठीक है। वो देखिए क्या है ना कि डिपेंड करता है, क्या होता है कि जो आपका एक सिर्फ कंबाइंड इफेक्ट होता है किसका, डेंसिटी का भी, इलास्टिसिटी का भी, और भी कई सारे जैसे ह्यूमिडिटी है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जिस पर ये डिपेंड करते हैं। यहाँ पर इलास्टिसिटी किसका गुण है, इलास्टिसिटी क्या गैसों में मिलती है इलास्टिसिटी, आप बताइए, लिक्विड में मिलती है इलास्टिसिटी नहीं, है ना, ये इलास्टिसिटी गुण किसका है, सॉलिड का गुण है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलास्टिसिटी, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, जैसे जैसे घटेगी स्पीड ऑफ साउंड घटेगा, है ना। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखिए यहाँ पर हम लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यानी ध्वनि, साउंड वेव लिख लीजिए, ध्वनि तरंग के गुण, साउंड वेव, ध्वनि तरंग के गुण। तो सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्रता, है ना। इसी को और भी हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी को ही, अभी मैं बता दूंगा हिंदी में और इसे क्या बोलते हैं। तारक तो नहीं, तारक तो अलग चीज है। इसका मतलब क्या है इंटेंसिटी का, याद रखिएगा, किसी साउंड का तेज अथवा धीमा सुनाई देना, तेज यानी कि लॉर्ड, अथवा धीमा, धीमा यानी फीबल, यानी कोई तेज बोलता है तो आवाज तेज होती है ना, धीरे बोलता है तो आवाज धीरे होती है, ठीक है, तो फीबल सुनाई देना, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को, यानी जो कोई साउंड आपका तेज सुनाई दे रहा है या कोई धीमा सुनाई दे रहा है, उसी गुण को क्या बोलते हैं, उसका इंटेंसिटी बोलते हैं। और याद रखिएगा साउंड की इंटेंसिटी जो होती है, साउंड की इंटेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आयाम के वर्ग के, किसके, आयाम के वर्ग के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आयाम के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि अगर आप ये बताओ कि एम्पलीट्यूड अगर आपका इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी भी क्या होगा, तीव्रता बढ़ेगी। और अगर एम्पलीट्यूड घटेगा, यहां से सवाल भी बनता है, कैसे सवाल बनता है हम लोग करेंगे, एम्पलीट्यूड घटेगा, इंटेंसिटी यानी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी भी क्या होगी, इससे घटेगी। अब यहां से कैसे सवाल बनता है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, फिर यहां पर देखेंगे कि हमारे कान के लिए कितने डेसिबल का साउंड उपयुक्त है, और भी कई सारी बातें हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। एंगस्ट्रॉम नहीं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी आयाम, आयाम है, आयाम। इंटेंसिटी को हम लोग लॉर्डनेस भी बोलते हैं, लॉर्डनेस, है ना, इसी को लॉर्डनेस भी कहा जाता है, तीव्रता को ही, ठीक है। आगे मूव करें, क्या हुआ, पे चलिए नेक्स्ट है। अब यहां से देखिए, पहले हम लोग पॉइंट इसका लिख लेते हैं सारा, फिर आपको सवाल कराते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट होता है ना, याद रखिएगा वो क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये फॉर्मूला कहां से आया है, तो याद रखिएगा साउंड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का जो सूत्र होता है, हालांकि इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे, रेलवे वगैरह में पूछते हैं, और भी खास करके ड्यूटी वगैरह में, टेक्नीशियन वगैरह में पूछते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है पावर अपॉन एरिया, क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। यानी कि आप देखते हैं जो स्पीकर वगैरह होता है कि इतना वाट का स्पीकर है, इतना वाट का स्पीकर है, तो उसमें ये जो आता है ना कि इतना वाट का स्पीकर वो कितने एरिया को कवर करेगा, है ना। तो पावर अपॉन एरिया, तो यहाँ पे पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना। अब इसका देखिए वीमा अगर आपको निकालना हो, वीमा अगर आपसे देखिए बहुत मुश्किल से सवाल पूछेगा ना, तब आपसे पूछेगा ये, तो वीमा अगर निकालना तो वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये लिख सकते हैं ना जी, आया ना, बोलो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, यही होता है क्या, बटे क्या मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा, केजी पर सेकंड क्यूब, यानी ml 0t - 3, यही होगा, ये इसका वीमा हो जाएगा। तो देखिए इसका जो व्यावहारिक मात्रक है, इसका व्यावहारिक मात्रक डेसिबल है, क्या है, डेसिबल, डेसिबल है, ऐसे डिनोट करते हैं डीबी से, डेसिबल है। और याद रखिएगा इसका एक मात्रक बेल भी है, इसका एक मात्रक बेल भी है, बेल। और ये बेल जो आया है ना मात्रक इसका, वो किसके नाम पे आया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर आया है। किसके नाम पर आया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर। जिन्होंने क्या किया था पता है ना आपको, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, किसका, और मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ली, है ना। इसके बाद याद रखिएगा कि साउंड की इंटेंसिटी को किससे मेजर करते हैं, साउंड की इंटेंसिटी को ऑडियोमीटर से, किससे मापते हैं, ऑडियोमीटर से मापते हैं, ऑडियोमीटर से मापते हैं। और ये 1 डेसिबल बराबर लिख लीजिएगा, क्या होता है, ये रिलेशन भी आपसे पूछते हैं। 1 डेसिबल बराबर होता है 1/10 ऑफ बेल, यानी बेल का 1/10वां हिस्सा होता है क्या, आपका डेसिबल। डेसी का मतलब ये होता है ना 1/10 या 10⁻⁻1, यही होता है ना। तो डेसिबल का मतलब क्या, 1/10 ऑफ बेल। हाँ, डी और कैपिटल भी कर लीजिए, है ना। डेसिबल याद रखना, इसको डी कैपिटल, स्मॉल डी कैपिटल भी देख लीजिएगा, जो भी है ना, डी भी है, इससे डिनोट करेंगे। यहां तक लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि सामान्य ध्वनि में कितना वो होता है। अच्छा, चलना आगे, कैन आई मूव। चलिए नेक्स्ट नोट में पॉइंट लिखिएगा आप, ये पॉइंट सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला WHO, WHO का मतलब पता है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, हमारे
कान के लिए, या मतलब मनुष्य के कान के लिए, हमारे कान के लिए या ह्यूमन के ईयर के लिए 45 डेसिबल का साउंड सबसे उपयुक्त है। सेकंड लिख लीजिएगा कि सांस लेने पर, सांस लेते हैं तो सांस लेने पर 10 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये टेबल भी आपको दिखा देंगे, एनसीईआरटी में है। बिजी ट्रैफिक, जो व्यस्त ट्रैफिक होता है, जैसे निकल जाइएगा अभी रोड पे आप मुसल्लापुर में, है ना, एकदम पैं पैं होता रहता है ना जी, ठीक है, तो बिजी ट्रैफिक से 70 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके बाद याद रखिएगा, एक औसत फैक्ट्री से, एक औसत फैक्ट्री से 80 डेसिबल का, जो मतलब फैक्ट्री वगैरह होता है ना जहां पर जो चलता है, औसत फैक्ट्री से 80 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके बाद याद रखिएगा डीजे, डीजे है ना, डीजे बजाने पर 80 डेसिबल का, अब देखो ये तो नॉर्मल जो डीजे का मैक्सिमम जो लिमिट है ना 80 डेसिबल है, लेकिन यहाँ पे मानते हैं क्या लोग हैं, 80 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है ना। यहाँ तो 100 डेसिबल 110 डेसिबल है, इतने का प्रोड्यूस करते हैं ये सब साउंड, है ना। इसलिए 80 डेसिबल का साउंड यहाँ पर है ना, क्योंकि इससे ज्यादा का साउंड जो होगा ना, वो क्या होगा आपके लिए, ह्यूमन ईयर के लिए पेनफुल होता है, ठीक है। तो पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। ट्रेन के हॉर्न का, उसका भी वही 70 डेसिबल के आसपास ही होता है ना, 70 डेसिबल ट्रेन के हॉर्न का भी, है ना, ठीक है। जब वो एकदम लेकिन पास में आएगा करेगा पोंग, है ना, ऐसे ही करता है। चलो ठीक, हाँ अच्छा, अलग अलग निकलता है, ये लग रहा है तुम स्टेशन के बगल में रहता है क्या? अरे हाँ, तो हाँ, सबका अलग अलग रहता है नहीं, चलो ठीक है। अगला याद रखिएगा, अरे थोड़ा जल्दी लिख लो भाई, हैं हो गया। नेक्स्ट है छठा, लिख लो, सामान्य बातचीत पर, सामान्य जो बातचीत होता है, सामान्य बातचीत में जो नॉर्मल बातचीत करते हैं उसमें याद रखिएगा अराउंड 55 डेसिबल, जो नॉर्मल बातचीत होता है ना उसमें 55 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। अब याद है जो विस्पर होता है, विस्पर यानी कि सामान्य फुसफुसाहट, फुसफुसाहट पर, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई, है ना, फुसफुसाहट पर लगभग मान लीजिए 20 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है ना। अब किसी किसी में बहुत अपार क्षमता होती है कि वो 10 डेसिबल का फुसफुसाहट भी सुन लेता है या सुन लेती है, ये अपार क्षमता। कई लोग हैं कि बिना बोले भी सुन लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है अगला, ह्यूमन ईयर के लिए 80 डेसिबल का, 80 डेसिबल से ज्यादा का साउंड, ज्यादा का साउंड पेनफुल होता है। पेनफुल यानी दर्दनाक होता है, यानी हानिकारक होता है ना। पेनफुल यानी हार्मफुल, हानिकारक, जो भी लिखना है लिख लेना। इसके बाद लिखिएगा कि 100 डेसिबल से ज्यादा का साउंड सुनने पर, 100 डेसिबल से ज्यादा का साउंड सुनने पर व्यक्ति बहरा हो सकता है, बहरा हो सकता है, क्योंकि कान का पर्दा होता है हमारे उसमें, इससे ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। अभी बताएंगे आपको क्यों ये बहरा हो जाता है, बहरा हो सकता है। और इसके बाद याद रखिएगा 120 डेसिबल से ज्यादा का साउंड सुनने पर, ज्यादा का साउंड सुनने पर व्यक्ति पागल हो सकता है ना, व्यक्ति पागल हो सकता है। क्या हुआ? नहीं मैंने अगर अचानक से सुन ले, खराब हो गया तो फिर तो ठीक है ना। अब 120 डेसिबल से अगर सुन लेगा तो क्या हो सकता है, पागल हो सकता है। चलिए अब इसके बाद जो जेट प्लेन जो होते हैं, जेट इंजन या जेट प्लेन लिख लीजिएगा, जेट इंजन के द्वारा 120 डेसिबल से ऊपर का साउंड, यानी 140 150 है ना, 120 डेसिबल से ऊपर का साउंड प्रोड्यूस होता है। अभी एनसीईआरटी का टेबल है, वो भी आपको दिखा देते हैं। हाँ, अंदर में सुनाई नहीं देता है क्योंकि उस तरह से उसका क्या होता है वो, हाँ मतलब बॉडी उस तरह से उसकी बनी रहती है कि अंदर जो बैठा हुआ, मतलब जेट इंजन देखना है, जेट इंजन नहीं देखे हो आजकल तो, मतलब ऐसा ऐसा सोनी का ऐसा ऐसा वो आता है ना, क्या कहते हैं हेडफोन, तुम ना इतना ट्रैफिक है इसमें लगा के निकल जाओगे, तुमको बाहर का कोई आवाज पता नहीं चलेगा। एक मतलब उसको बोलते हैं नॉइज क्लियरेंस वाला, और वो बताएंगे आपको नॉइज क्लियरेंस में किस साउंड के किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं वहां पर, वो भी आपको बताएंगे आगे। वहां पर हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे साउंड का, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वहां पर जो यूज होता है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यूज होता है, वो जो स्पीकर वगैरह होता है वो महंगा आता है थोड़ा, है ना। उन एक एक स्पीकर का दाम सोचो, जो हेडफोन होता है उसका दाम लगभग 35,000 40,000 50,000 ऐसे होता है, जो नॉइज कैंसलेशन वाले जो होते हैं, ठीक है। बताया तो अभी, सो गया था क्या जिसको जगाना थोड़ा, है ना, ऑडियो मीटर से, है ना। चलो अब देखो इसका अपना चित्र देख लो एक बार एनसीईआरटी में भी, क्या हुआ। अच्छा, मच्छर का बिना उसका देखो इंटेंसिटी वगैरह तो वही ज्यादा नहीं होता, मैम उसका पिच ज्यादा होता है ना, ठीक है, उसका पिच ज्यादा होता है, और मच्छर का पूछता नहीं है तो काहे उठो उसमें। देखो ये वाला मिल गया, ये मैं लगा दूं, ये एनसीईआरटी का ही है, हाँ ये लगा देते हैं। ये देखो एनसीईआरटी का जो डाटा है ना उस पर आपको भरोसा करना है, बाकी कहां पर क्या डाटा दिया हुआ है ना, उस पर आपको भरोसा उतना नहीं करना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, यहाँ पर जैसे 331 है ना, 331 पॉइंट समथिंग होता है, इसलिए यहाँ पे 331 लिखा है, 332 है ना। रबड़ में 54 है ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रबड़ होता है, तो यहाँ पर 54 कई जगह पर 60 मिलेगा, है ना। ये डाटा जो है ना, इस पर आपको क्या करना है, भरोसा करना है इस पर। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद
हाँ, इसमें ये जो डाटा है देख लीजिए ना, कहाँ गया। यहाँ पर कितना ग्रेनाइट में 6000 डेफिनेटली इससे ज्यादा होगा, है ना। यहाँ पर लेकिन अगर आपसे मेटल में पूछता है ना, तो मेटल में जैसे सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, इसके बाद स्टील, इससे थोड़ा ज्यादा निकल वगैरह में भी होता है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, ये टेबल मैं लगा दूंगा, अभी देखता हूँ, है ना, दिखा दूंगा वो टेबल शाम वाली क्लास में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी है, ये वाला लिख लिया था ना सभी ने, यहाँ तक लिख लिया। चलो नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज पिच। पिच यानी जिसे हम लोग कहते हैं तारत्व। देखिए तारत्व की बात करते हैं तो तारत्व का मतलब क्या होता है, साउंड का पतला, पतला यानी श्रिल, या मोटा यानी ग्रेव। ग्रेव सुनाई देना, साउंड का पतला या कैसा, मोटा सुनाई देना, श्रिल या ग्रेव सुनाई देना। और ये तो डिपेंड करता है किस पर, तो याद रखिएगा पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के। यानी कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो आपका पिच क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसमें क्या होगी, आवाज आपकी पतली होगी। आवाज पतली होगी तो जैसे महिला की आवाज, है ना, मच्छर की आवाज, है ना, बच्चे के रोने की आवाज, इन सब का जो पिच होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि क्या होता है, इसका ज्यादा होता है, हाँ? इसके बाद देखते हैं अगला, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम। बच्चे के रोने का आवाज जो होता है उसका पिच ज्यादा होता है। ऐसे होता है ना जी, बच्चा ऐसे तरह होता है। क्या होगा, अरे नहीं, चलो चलो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैसे, हाँ ठीक है ठीक है। जैसे वो जो छोटा छोटा कुत्ता का बच्चा, उसको जाके एक लात मारो, कैसे करता है, उसका भी पिच क्या होता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कम, तो पिच क्या होगा, कम होगा। पिच कम होगा तो आवाज कैसी हो जाएगी, मोटी। जैसे मेल की आवाज, पुरुषों की आवाज, अभी बताएंगे बताएंगे, चिंता मत करिए अभी बताएंगे। दूसरा याद रखिएगा शेर की आवाज। चलो लिख देते हैं गाय और भैंस की आवाज, साथ में ये भी लिखते हैं, गधे की आवाज भी लिखते हैं। चलिए ये समझ गए ना, है ना, गाय भैंस की आवाज ये सब। अब हम लोग बात करते हैं, नोट में ये पॉइंट लिखना कि ह्यूमन का साउंड बॉक्स किसे कहते हैं, ह्यूमन का साउंड बॉक्स लैरिंक्स को, अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, लैरिंक्स को कहते हैं। इसके बाद दूसरा याद रखिएगा, बर्ड का साउंड बॉक्स लैरिंक्स को कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि गिटार बजाने वाला, गिटार के वायर को, गिटार का जो वायर होता है वो टाइट या लूज किस लिए करता है, टाइट या लूज, मैं अगली स्लाइड पे लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना इसे, है ना, रुक जाओ अभी। टाइट या लूज, उसके फ्रीक्वेंसी, अरे अभी लिखने के लिए दूंगा समय, रुक जाओ ना, अरे भाई तुम लोग एकदम तूफान। उसके फ्रीक्वेंसी, अरे हल्ला मत करो, उसके फ्रीक्वेंसी या पिच में चेंज करने के लिए करता है। यानी देखो अगर आपका क्या होगा ना, अगर आपका वो उसे टाइट करता है स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग यानी जो तार है, तार को अगर टाइट करेगा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बताओ, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो पिच क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो आवाज पतला हो जाएगा। तार को जब लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम, तो पिच क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, हाँ या ना बोलो, ठीक। चलो तो लिखो इसको, अब फिर इसके आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं, तब तक हम चाय भी पी लें, है ना। चलो क्या हुआ, हम्म, अरे किसी ने लिखा हुआ है, अब किसने लिखा है, जिसने भी लिखा है, किसी ने कहा था मोहब्बत मत करना, भाई मत करो, है ना, लेकिन हो जाए तो इनकार मत करना, निभा सको तो ही मोहब्बत करना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। बस इतना ही था। चलो कोई नहीं, चलिए ठीक है, हम लोग आगे पॉइंट पर मूव करते हैं। यहां तक लिख लिया सभी ने, अब देखो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, जो ड्रमर है, ड्रमर यानी समझते हैं ना, ढोलक बजाने वाला, वो भी एक ड्रम का जो मतलब बजाने वाला जो ड्रम होता है, ड्रम यानी ढोलक, ढोलक को ड्रम ही बोलेंगे ना जी। ढोलक के जो मतलब उसका सरफेस होता है, ढोलक के सरफेस को देखते हैं वो टाइट या लूज करता है, हाँ नाल कसता है, वही है ना, टाइट या लूज करता है, जिससे उसके
पिच में परिवर्तन होता है, वो यही चीज करता है जैसे यहाँ पे ना वैसे ही, जिससे उसके पिच में क्या होता है, परिवर्तन होता है। लूज करेगा तो पिच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइट करेगा तो पिच क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वोकल कॉर्ड में सॉरी इसमें लैरिंक्स यानी जो हमारा कंठ है ना, लैरिंक्स में क्या मिलता है, वोकल कॉर्ड मिलता है। क्या मिलता है, वोकल कॉर्ड मिलता है। अभी आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों मनुष्य का आवाज मोटा होता है, मतलब मेल का आवाज, पुरुषों का आवाज क्यों मोटा होता है, महिलाओं का आवाज क्यों पतला होता है, अभी पता चलेगा। आप इसे लिखो, फिर चलेंगे इसके आगे। क्या हुआ? नहीं नहीं, पुरुषों में नहीं, महिलाओं में भी मिलता है, दोनों में मिलेगा, है ना। महिलाओं में भी पाया जाता है, पुरुषों में भी पाया जाता है। हो गया, लिख लिया सबने? लिखो लिखो, माइक भिजवा दो तुम्हारे पास। तार तार जो इलेक्ट्रिक वायर है उसको बनाने में किसका यूज होता है जी? सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक वायर होता है किससे बनता है? कॉपर से। इलेक्ट्रिक वायर का इंसुलेशन जो होता है किससे होता है? पीवीसी, है ना। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। लिख लिया, आगे चलना आप। चलिए नेक्स्ट है, चलो लिख लो लिख लो लिख लो, कोई नहीं, आराम से लिखो, है ना। सर 2 बजे से नेक्स्ट क्लास, भैया पता है हमको, है ना। 2 बजे से नेक्स्ट क्लास है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन में वोकल कॉर्ड की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वोकल कॉर्ड की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है ना। एक जोड़ी, 1 पेयर लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से थोड़ा सा मुश्किल सवाल करना चाहेंगे, आपसे पूछेंगे कि ठीक है ये बताओ वोकल कॉर्ड की संख्या तो बराबर है, लेकिन इसका लंबाई क्या है। तो वोकल कॉर्ड की लंबाई याद रखिएगा, वोकल कॉर्ड की लंबाई ये पुरुष में याद रखिएगा इसकी जो लंबाई होती है वो 1.75 से 2.25 सेंटीमीटर के बीच में होती है, या फिर 17.5 mm से 22.5 mm के बीच होती है। ओके, दूसरा याद रखिएगा महिलाओं में क्या होता है, फीमेल में जो इसकी लंबाई होती है वो 1.25 से लेकर के 1.75 सेंटीमीटर के बीच होगी, या फिर 12.5 mm से 22.5 mm के बीच होती है। यानी कि लिख लीजिएगा, महिलाओं का जो वोकल कॉर्ड होता है पुरुषों की अपेक्षा 5 mm शॉर्टर होता है। 5 mm क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए देखते हैं जो मेल का ये जो एडम्स एप्पल होता है ये ज्यादा निकला होता है, देख रहे हैं आप लोग, यहीं पर होता है हमारा, इसके पीछे वोकल कॉर्ड, है ना। ठीक है, तो ये जो है ज्यादा मेल का निकला होता है, महिलाओं का कम निकला होता है, इसके पीछे वजह यही है। अब देखिए इसके बाद आप ये समझो कि आप एक धागा लीजिए, ध्यान से समझिएगा, एक धागा लीजिए जो कि लंबा है, ज्यादा बड़ा है, उसको आप टच करिएगा तो वो जो आपका फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, कम फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट करेगा। आप एक बड़ा सा धागा लो, उसको आप ऐसे टच करिए तो वहां पर जो वेव फॉर्म होगा, जैसे देखो ये हमने लिया एक छोटा सा धागा और एक बड़ा सा धागा लिया, अब दोनों को आप टच करिएगा तो ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा ना, इस तरह से ऐसे ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, यानी कि इसका जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है, कम है। वही आप इसको टच करिएगा तो ये क्या होगा, ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी का क्या करेगा, वो जनरेट करेगा। अब बताओ फ्रीक्वेंसी ये महिलाओं का जो आपका वोकल कॉर्ड है वो क्या है, शॉर्टर है। तो महिलाओं का वोकल कॉर्ड अगर शॉर्टर है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वो कैसा जनरेट हो रहा है, वहां पर ज्यादा जनरेट हो रहा है ना, है ना। और तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा तो पिच क्या होगा, ज्यादा, इस वजह से आवाज क्या होगी, पतली। और पुरुषों का वोकल कॉर्ड क्या है, उससे लंबा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी जब जनरेट होता है तो वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से पिच क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। ये मेन क्या है, इसका कारण है। क्या हुआ? अरे ये 12.5 से, अच्छा ये, अच्छा ओके ओके, अरे ये इसको करेक्ट कर लो ना, इतना मना, इसको लिख लो अपने से भी चेंज कर लो थोड़ा, है ना। 17.5 mm, ठीक है। चलो, हमको लगा क्या हो गया भाई, कहीं कुछ गड़बड़ा गया क्या, है ना। चलिए ये सबको ऑटो करेक्ट कर लिया करिए, ऐसी गलती हो जाती है ना, खुद से करेक्ट कर लो। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। हाँ लिख लिया यहाँ तक सभी ने? नेक्स्ट देखो, कई बार क्या होता है ना, बोलते बोलते ठीक है, लिखा जाता है वहां पे पॉइंट में कुछ भी हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड को, ये सवाल आपसे पूछता है, एकल आवृत्ति है, सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड को टोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोन, टोन कहते हैं। और इसके बाद याद रखिएगा कि अलग अलग, जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड मिलते हैं, जब अलग अलग आवृत्ति के साउंड मिलते हैं तो उसे टोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसे टोन नहीं, सॉरी नोट कहते हैं, उसे नोट कहते हैं। अब एक क्वेश्चन करिए आप, जैसे एक क्वेश्चन लिखो और इसको सॉल्व करो, फिर हम लोग अगले उस पर आएंगे प्रॉपर्टी पर, कि अगर किसी साउंड की इंटेंसिटी 20 डेसिबल है, अगर इसके आयाम को आधा कर दिया जाए, अगर इसके आयाम को आधा कर दिया जाए तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछता है। इस तरह का न्यूमेरिकल हो सकता है, पूछ दे, है ना, मे बी, है ना, रिलेशन ताकि वो देखने के लिए आपको पता है या नहीं है। करिए इसको सॉल्व, फिर हम लोग आएंगे अगली प्रॉपर्टी पर, दैट इज क्वालिटी ऑफ साउंड।
हो गया, आगे मूव करें। कर दिया सभी ने? तो देखो ये आपको पता है कि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 डेसिबल अगर आपका कितना है 20 डेसिबल है, ठीक है, तो कह रहा है कि एम्पलीट्यूड कितना कर दे रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं, ठीक है ना, यही कर रहे हैं ना जी। तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है, तो एक मिनट देखो अगर इसके आयाम को क्या करेंगे, आधा करेंगे तो आयाम कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब जो भी इंटेंसिटी है इसका 1/4 गुना हो जाएगा, है ना। 20 डेसिबल इंटू क्या 1/, इसको करिएगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/4, यानी जो पहले इंटेंसिटी था उसका कितना गुना हो जाएगा 1/4, यानी कि इंटेंसिटी जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5 डेसिबल हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इस सवाल को क्या करना है आपने सॉल्व करना है। अब हम लोग नहीं समझे, अरे भाई देखो सिंपल सी बात है, हर चीज में ना थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी प्रयोग करिए, है ना। इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एम्पलीट्यूड। अब मान लो कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पर मान लो कि एम्पलीट्यूड अगर मान लीजिए 10 मीटर है, ठीक है, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, मान लीजिए अगर 10 मीटर है तो 100 डेसिबल के आसपास मान लीजिए इस तरह से होगा। अगर इसको आप 15 करिएगा तो कितना हो जाएगा 225 होगा, है ना। 20 करिएगा तो क्या हो जाएगा 400, है ना। तो यानी कि यहाँ पर देखिए जैसे दुगुना हुआ तो क्या हो गया 400 हो गया। अब इसको आधा करिएगा, मान लो इसको 10 मीटर है इसको 5 मीटर कर दो, ठीक है, तो 5 मीटर करिएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो कितना पहले का कितना गुना हुआ 1/4 गुना हुआ। अगर आपको उस तरीके से निकालना है यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू अंडर रूट क्या मतलब इंटेंसिटी, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड पहले कितना था a था, तो इसको 1/2 a कर दीजिए, तो 1/2 a तो अंडर रूट इंटेंसिटी है, तो यहाँ पर दोनों को स्क्वायर कर लो, तो 1/4 इंटू एम्पलीट्यूड बराबर आई, तो यानी पहले जो आपका एम्पलीट्यूड जो इंटेंसिटी था उसका कितना हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा, है ना। तो ये तो आप सिंपल वो से कर सकते हैं, है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है। अरे सिंपल है ना, स्क्वायर है तो देखो ना कि स्क्वायर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। दुगुना करोगे तो 4 गुना बढ़ेगा, 3 गुना करोगे तो 9 गुना बढ़ेगा, 5 गुना करोगे तो 25 गुना बढ़ेगा, आधा करोगे तो कितना 1/4 गुना बढ़ेगा। 1/4 पहले कितना था 20 था, 1/4 गुना हो जाएगा तो कितना 20 गुना 1/4 हो जाएगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी या इसी को बोलते हैं टिम्बरनेस। क्या बोलते हैं इसको? टिम्बरनेस, या तो हिंदी में इसे बोलते हैं गुणता। यह अगला प्रॉपर्टी है ना, जो भी नंबर है देख लीजिएगा, तीसरा नंबर होगा आई थिंक। क्वालिटी या टिम्बरनेस की बात करते हैं। सेम पिच तथा सेम इंटेंसिटी के बावजूद भी, सेम इंटेंसिटी के बावजूद साउंड का डिफरेंट सुनाई देना। साउंड का क्या सुनाई देना? अलग सुनाई देना। यानी कि मान लो फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इसके बाद एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है और उसका क्या एम्पलीट्यूड भी सेम है, यानी कि पिच और इंटेंसिटी सेम है साउंड का, दो साउंड वेव है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है अलग अलग सुनाई देता है। फिर भी वो क्या होता है अलग अलग सुनाई देता है। तो किसके कारण? क्वालिटी या टिम्बरनेस के कारण। और यह किस पर डिपेंड करता है? याद रखिएगा, यह साउंड के वेव फॉर्म पर, ये साउंड के वेव फॉर्म या तरंग रूप बोलते हैं इसको। तरंग रूप क्या होता है? तरंग रूप अभी आपको दिखाएंगे। तरंग रूप पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। और इसका एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे आप अपने रिलेटिव की आवाज में डिफरेंस कर लेते हो ना, सेमी मान लीजिए इंटेंसिटी से वो बुला रहे हैं, सेमी पिच का साउंड, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो उनके साउंड में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, तो वो ड्यू टू व्हाट? क्वालिटी और टिम्बरनेस ऑफ साउंड। तो यानी रिलेटिव की आवाज में अंतर कर पाना, रिलेटिव के साउंड में अंतर कर पाना। दूसरा, जो सिंगर्स जो हैं, सिंगर्स के साउंड में, अलग अलग सिंगर के साउंड में आप डिफरेंशिएट कर पाते हो, तो किसके कारण? ड्यू टू क्वालिटी ऑफ साउंड। तीसरा, जो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में किस तरह का एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यांत्रिक ऊर्जा, याद रखिएगा, है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड में अंतर कर पाना, जैसे ढोल बजता है ना, बांसुरी बजता है, गिटार बजता है, उसके साउंड में अंतर कर पाते हैं ना, तो क्योंकि उनका वेव फॉर्म क्या होता है अलग अलग होता है। ये सब किसके कारण कर पाते हो आप? साउंड की इंटेंसिटी के कारण कर पाते हो, मतलब सॉरी साउंड के क्वालिटी के कारण या टिम्बरनेस के कारण कर पाते हो ना। और यहां से भी आपके एग्जाम में सवाल बनता है काफी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। हाँ, क्या किस पे डिपेंड, साउंड का क्या डिपेंड किस पे करता है, ये पूछेगा। सिर्फ ये नहीं पूछेगा साउंड किस पे डिपेंड करता है, वो पूछेगा कि साउंड का इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। साउंड का क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है। अगर पूछे इंटेंसिटी तो किस पे डिपेंड करेगा? आयाम पे। अगर आपसे पूछे पिच किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे। और अगर आपसे पूछे साउंड का जो क्वालिटी है या साउंड का जो टिम्बरनेस है किस पे डिपेंड करेगा, तो वो उसके वेव फॉर्म पे। पूछा हुआ ये सब सवाल, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नोट कर लिया सभी ने? अब देखो नोट में पॉइंट लिखिएगा पहला कि फ्लूट यानी बांसुरी, बांसुरी में कई बार पूछता है कि बांसुरी में किसके वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। आपसे पूछा जाता है ना कि मतलब कि आपको ये तो पता है किसी भी उसमें कंपन के कारण साउंड प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं? हाँ, कंपन के कारण। आपसे पूछेगा कि जो बांसुरी में किस चीज का कंपन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा बांसुरी में हवा के कंपन के कारण, किसके कंपन के कारण? एयर के वाइब्रेशन के कारण, हवा के कंपन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ गई? दूसरा आपसे पूछता है सवाल, ये बताइए जो ढोलक है, ढोलक, ढोलक में किसके कंपन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है? ढोलक में जो उसका स्किन है, जो चमड़ा है, उसी में हाथ करते हैं ऐसे तो वहां पर कंपन प्रोड्यूस होता है। तो ढोलक में चमड़ा जो होता है, जो स्किन होता है उसका, चमड़ा के कंपन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? चेन्नई में। चलो अब तुम लोग गलती नहीं करेगा, है ना। तीसरा है, याद रखिएगा जो गिटार है, गिटार में किसके कंपन के कारण? स्ट्रिंग, जो गिटार में जो स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग के वाइब्रेशन के कारण यानी कंपन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है।
शॉट प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग वेवफॉर्म एक बार देख लीजिए कि वेवफॉर्म कैसा होता है साउंड का, हालांकि आप लोगों ने देखा होगा, है ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड पे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, इको वगैरह क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लिख लिया सभी ने? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये चित्र देख लो आप लोग पहले, वेवफॉर्म कैसे होता है साउंड का देख लीजिए। हाँ, ये जैसे है ना, ये चित्र मिल ही गया है, तब इसे देख ही लो, है ना, ये लिख ही लो। इसमें क्या देखो, क्या वो करना है ना, इसमें ध्यान से इधर आवाज मत करिए, है ना। ये जैसे है ना, आपसे देखिए बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल पूछेगा ना, जैसे देखिए विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाहट, क्वाइट रेडियो है, क्वाइट कार है, कन्वर्सेशन में मतलब जो सामान्य बातचीत है, अब 65 55 65 के आसपास होता है, बिजी ट्रैफिक है, थ्रेशोल्ड ऑफ 10 है ना, ये सब आपका जैसे पत्ती जो हिलता है, मतलब मत करिए, पत्तियां जब हिलती है तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा आपसे कि पत्ती जब हिलती है तो कितने फ्रीक्वेंसी का, कितने मतलब उसका डेसिबल का शॉट प्रोड्यूस होता है, तो 10 डेसिबल का, और ये सब इसका इंटेंसिटी ऑफ वाट पर मीटर स्क्वायर में, यानी जो इसका ऐसा यूनिट है। हाँ, ये मतलब ये वाला नहीं पूछता है आपसे, ये बस दिया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूछेगा नहीं आपके एग्जाम के लिए, पूरी तरह से इररिलेवेंट है ये। हाँ, इंटेंसिटी का यूनिट पूछते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला देखिए, मैं जो दिखाने वाला था वेव फॉर्म ऑफ साउंड वेव, देख रहे हैं, इस तरह से कभी देखा आपने म्यूजिक सुना है, इस तरह से वेव फॉर्म जनरेट होता है ना, इस तरह से आपने देखा होगा, है ना, इस तरह से देखा है, ये क्या, ये वेव फॉर्म है, इसी पर डिपेंड करता है, ये देखिए, है ना, देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका वेव फॉर्म होता है, इस पर क्या होता है, आपका साउंड का मतलब जो क्वालिटी है इसी चीज पर डिपेंड करता है। आगे समझ में? चल नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या देखेंगे? साउंड में कौन सा गुण नहीं मिलता है बताओ? पोलराइजेशन का। क्या नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता पोलराइजेशन का गुण? क्योंकि पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलती है? ट्रांसवर्स वेव में। और साउंड कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये बताओ कौन सा, हाँ, कौन सा भूकंपीय तरंग जो है लॉन्गिट्यूडनल होता है नेचर में? जैसे पी वेव है, एस वेव है, एल वेव है, इसमें कौन सा लॉन्गिट्यूडनल है? पी वेव जो होता है ना, पी वेव नेचर में कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल। एस और एल जो होता है वो कैसे होता है? ट्रांसवर्स होते हैं। ठीक है, जब आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का भी सवाल, तो चलो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं। याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का किसी परावर्तक सतह से, किसी रिफ्लेक्टर सरफेस से, परावर्तक सतह से साउंड का टकराकर वापस आना, वापस लौटना, किसी परावर्तक सतह से साउंड का टकराकर क्या होना? वापस लौटना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और देखिए ये जो रिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कि साउंड का सरफेस कैसा है, मतलब जो मतलब रिफ्लेक्टर सरफेस है वो कैसा है। अगर रिफ्लेक्टर सरफेस चिकना है, साउंड का रिफ्लेक्शन जो है ज्यादा होगा। अगर रिफ्लेक्शन सरफेस जो है वो रफ है, खुरदुरा है, वहां पर साउंड का रिफ्लेक्शन जो है वो आपका क्या होगा? कम होगा। इस चीज को लिख लेना अपनी भाषा में, है ना, कि अगर रफनेस ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा, रफनेस मतलब अगर कम है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखिए इसी रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्लेक्शन जब साउंड का रिफ्लेक्शन होता है तो याद रखिएगा रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन हमेशा सेम मीडियम में होता है, हमेशा किसमें होता है? समान माध्यम में होता है। रिफ्लेक्शन हमेशा किसमें? समान माध्यम में होता है। और रिफ्लेक्शन के बाद याद रखना, साउंड के रिफ्लेक्शन के बाद, साउंड के परावर्तन के बाद उसके फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन परिवर्तन किसमें होगा बताओ? आप खुद ही बताओ ना। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी रिफ्लेक्टेड साउंड को सुनते हैं, मान लीजिए कि आपने कुछ बोला, इको सुना आपने, गूंज, तो गूंज का जो इंटेंसिटी क्या, जितना ओरिजिनल साउंड होता है उतना ही होता है क्या? जैसे होता है ना, माइक से बोलता है हेलो 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 हेलो, ऐसे ही आता है ना जी, हाँ है कि नहीं? हेलो माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, माइक, ऐसे करते हैं तो याद रखिएगा वहां पर क्या होता है? उसका क्या चेंज होता है? इंटेंसिटी। तो किसमें चेंज होता है? इंटेंसिटी घटता है। लेकिन इंटेंसिटी याद रखिएगा, इंटेंसिटी और इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पर। इंटेंसिटी तथा एम्पलीट्यूड यानी आयाम क्या होता है? घटता है। और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है आपका इको। इको यानी जो गूंज आप सुनते हैं, भी गूंज के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो गूंज होता है वो किसके कारण सुनाई देता है? साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण हमें सुनाई देता है। तो गूंज के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे रिवर्बरेशन, और उसके बाद और भी कई चीजें हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चला आगे, चलो, हाँ ठीक ठीक, लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हो गया सभी का? ठीक है ना, अब इको की बात करते हैं। इको, इको यानी गूंज। याद रखिएगा यह ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। किसके कारण? यह ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। एंड अगला पॉइंट याद रखिएगा कि परावर्तित ध्वनि को ही, परावर्तित ध्वनि को ही यानी रिफ्लेक्टेड साउंड को ही क्या कहते हैं? इको कहते हैं। क्या बोलते हैं? इको कहते हैं। कई बार अगर आपसे पूछे कि गूंज है क्या, इको है क्या, ये आपका परावर्तित ध्वनि है, उसी को क्या कहेंगे? इको। और याद रखिएगा एक स्पष्ट इको सुनने के लिए, एक स्पष्ट इको सुनने के लिए, एक स्पष्ट गूंज सुनने के लिए साउंड सोर्स यानी ध्वनि स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच मिनिमम डिस्टेंस, परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, कहीं पर 16.5 होगा, कहीं पर 17 होगा, कहीं पर 17.5 होगा। याद रखिएगा एग्जैक्ट कितना होता है? 17.2 मीटर होता है। क्यों होता है? अब इसको आपको बताएंगे, समझाएंगे। फिर इससे रिलेटेड सवाल भी बनता है, उससे भी हम लोग दो तीन तरह का सवाल करेंगे।
इसके बाद याद रखिएगा कि हमारे ब्रेन पर कोई साउंड, इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग किसी साउंड को सुनते हैं। हमारे ब्रेन पर कोई साउंड कितने सेकंड के लिए रहता है? याद रखिए हमारे ब्रेन पर कोई साउंड 0.1 या 1/10 सेकंड के लिए रहता है ना? कई बार आपसे पूछा जाता है कि टीवी चलाते हैं, टीवी चलाने पर हमको उसका लाइट पहले दिखता है, साउंड बाद में सुनाई देता है, ऐसा क्यों? क्या कि लाइट का स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा। कई बार आपसे सवाल पूछेगा कि जो पटाखा जब जलाते हैं तो हमें लाइट पहले दिखता है, साउंड बाद में सुनाई देता है, वही कारण है। कई बार आपसे पूछेगा बिजली चमकता है तो बिजली चमकने पर जो है आवाज हमें मतलब बाद में सुनाई देता है, लाइट पहले दिखता है, ऐसा क्यों? है ना? ये सब पता है कि यहाँ पर हर जगह जब भी ऐसे प्रकाश और ध्वनि की बात हो जाए वहां पर याद रखना कि प्रकाश की चाल ज्यादा है इसलिए प्रकाश पहले दिख रहा है, साउंड की स्पीड कम है इसलिए साउंड बाद में सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों मिनिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए। फिर इससे रिलेटेड 2-3 सवाल हम लोग करते हैं। ठीक है, सब पीपीटी से पढ़ाते तो खत्म हो जाता, सब टाइम वेस्ट कितना होता है लिखने में। नंदनी जी, सफलता का ना कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है ना? तो चुपचाप जितना करा रहे हैं करो, है ना? हर चीज पीपीटी से करिए ना, है खूब सर, है ना? चल चलिए आगे चला, हो गया। अब देखो क्या होता है एक्चुअली में, ध्यान से समझिए। ये जैसे मान लो स्पीकर है ना? अब स्पीकर है, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे कोई परावर्तक सतह है, ध्यान से समझिएगा। परावर्तक सतह है, तो अब यहां से मान लो कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ और मान लीजिए कि इसके बीच का डिस्टेंस मान लो अभी कितना है, मान लेते हैं 15 मीटर है मान लो। तो साउंड जो है मतलब यहाँ पे साउंड सोर्स है, यहाँ से मान लीजिए कि साउंड सोर्स से कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पे मतलब खड़े हैं, है ना? यहाँ से मान लीजिए कि हम कुछ बोले, अब यहाँ से ये जाएगा किधर, इधर जाएगा, टकराएगा, टकरा करके वापस आएगा, फिर हमें सुनाई देगा। तो यहाँ पे साउंड के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये बताओ। 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। साउंड का स्पीड जो होता है नॉर्मली याद रखिएगा आपका कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर 343 मीटर पर सेकंड होता है ना जी? अब आप इसको ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा बताओ? 3/30/343, इतना ही समय लगेगा ना सेकंड। इसको निकालिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 बटे समथिंग 1 बटे 11 और 12 के बीच में आएगा, है ना? यानी 1 बटे 11.5 मान लो, ऐसे मान लो। तो ये जो वैल्यू आया ये 1 बटे 10 से कम है या ज्यादा है? 1 बटे 10 से कम है, यानी कि ये पहले से हमारे ब्रेन पर कोई साउंड ऑलरेडी है, 1 बटे 10 सेकंड तक वो है। और ये जो साउंड है ना उससे पहले जाकर वहां पर क्या हो गया, हमारे ब्रेन पर पहुंच गया 1 बटे 10 सेकंड से पहले ही, क्योंकि 1 बटे कितने सेकंड में पहुंच जाएगा? 1 बटे 11.5 सेकंड में पहुंच जाएगा, यानी कि 1 बटे 10 सेकंड से पहले पहुंचा तो वो पहले वाला साउंड और ये वाला साउंड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। आप इको को स्पष्ट नहीं सुन पाएंगे, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो कि इस डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा करके क्या करते हैं, 17.2 मीटर करते हैं। अब बताओ साउंड यहाँ से जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 34.4 मीटर, है नहीं? अब यहाँ पर बताओ इसको इतना ट्रैवल करने में 34.4 बाय 343, ये स्लाइटली 1 बटे 10 से एकदम थोड़ा ही ज्यादा आएगा, 1 बटे 10 से ज्यादा आएगा ना जी? 1 बटे 10 से ज्यादा, यानी कि पहले वाला साउंड जो है वो हट चुका होगा और ये साउंड उसके बाद जाएगा। यानी कि इसलिए स्पष्ट इको सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे बनता है, एक सवाल आप लोग लिखो। इनसे मतलब 17 पॉइंट देखिए, कहीं पर आपको 16.5 मीटर रहेगा, है ना? कहीं पर आपका 17 मीटर रहेगा, कहीं पर एग्जैक्ट जो है 17.2 मीटर। कोई भी ऑप्शन रहेगा तो देखो इसी तीनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, है ना? इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देगा, या तो 16.5 रहेगा या फिर आपका ऑप्शन में 17 मीटर रहेगा या फिर ऑप्शन में 17.2 मीटर रहेगा, इसी तरह से ऑप्शन बनेगा। मतलब अलग अलग तरह का मतलब क्लोज ऑप्शन इस तरह से बहुत नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि अगर किसी पर्सन को साउंड का इको 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद सुनाई देता है, यानी साउंड प्रोड्यूस होने के, है ना? 5 सेकंड के बाद सुनाई देता है, तो उस पर्सन तथा रिफ्लेक्टर सरफेस या परावर्तक सतह, इसके बाद एक सवाल और करेंगे यहां पर, रिफ्लेक्टर सरफेस के बीच की दूरी क्या होगी? अगर साउंड का स्पीड आपको दिया हुआ है, ये दिया रहेगा आपको, नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना है, 332 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम केसेस में आपको ये दिया रहेगा। अब बताइए किसके किसके बीच की दूरी पूछा है? पर्सन तथा रिफ्लेक्टर सरफेस के बीच की दूरी पूछा है। अगर उसको अपना जो इको है साउंड का एकदम आराम से बैठने बनाना है सवाल, है? चल अच्छा चलिए लिखिए इसको, फिर चलते हैं इसके आगे। पैंतीस पॉइंट 3 मीटर, ऐसा कैसे आएगा? देख लेते हैं, हमको भी पता नहीं है एक्चुअली में, है ना? देखते हैं मुझे भी एक्चुअली में पता नहीं है क्या आएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो 5 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है ना जी को, यानी यहाँ पे ये देखो खड़ा है, इसने कुछ बोला, है ना? अब बोला तो इसका साउंड जो है जाएगा परावर्तक सतह से टकराएगा और फिर वापस आकर के सुनाई देगा। इसमें टोटल कितना समय लगेगा इसको? 5 सेकंड। 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? 332 गुने 5 कितना हो जाएगा? 1660 मीटर हो जाएगा, यही होगा ना जी? अब बताओ 1660 मीटर, यानी कि ये यहाँ से गया और आया तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 1660। यहाँ से गया और आया, दोनों मिलाकर कितना डिस्टेंस कवर किया है? 1660। आपसे पूछा इसके और इसके बीच की दूरी कितना? 1660 बटे 2 कितना हो जाएगा? ठीक है, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 830 मीटर। आगे बात समझ में सबको? इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में बनता है। दूसरा सवाल कैसे बनेगा उसे करते हैं। ये सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है अगर, अच्छा ठीक हो गया सर, थोड़ा सा रहम करिए हम लोग पर। अच्छा ये ऑनलाइन वाला सब बताओ, सब एकदम कंबल में, एकदम कंबल ओढ़ के देखा फिर भी दिक्कत है। यहाँ पे देखो कितना बच्चा सब यहाँ ठंडा में पढ़ रहा है, तुम लोगों का मतलब गजबे है एकदम। ये सबको मिले तो सब बेंच पे खड़ा कर दें हम, हैं? चलो अगर किसी व्यक्ति को बिजली की चमक की आवाज, जो थंडर स्टॉर्म होता है ना, बिजली की चमक की आवाज इसके दिखने के
आधे मिनट बाद सुनाई देता है तो बिजली की चमक, या जो थंडर स्टॉर्म होता है, बिजली की चमक, या इसको बिजली की चमक क्या बोलेंगे, लाइटनिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, झंझावात, है ना। हाँ, झंझावात। तो झंझावात की दूरी उस व्यक्ति से कितनी होगी? झंझावात जो है उसकी दूरी उस व्यक्ति से कितनी होगी? स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 343 मीटर पर सेकंड दिया है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है? 343 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। देखिए देखिए, करिए इसको, है ना, सॉल्व करिए। 8.10.29, हाँ हो सकता है। चलो सिंपल है, ये तो और सिंपल है ना। कितना हो जाएगा? 343 गुने 30 सेकंड, यही होगा ना जी। 3 3 9, 3 चौके 12, 90 मीटर, ठीक है ना। 30 आधे मिनट में 30 मिनट होने लगा। अच्छा चलिए, इतना मीटर यानी 10.29 किलोमीटर। इस तरह से आपसे सवाल बन जाएगा, है ना। चलो आगे सबको समझ में। और ये बताओ, लाइटनिंग कंडक्टर जो है इसका आविष्कार किसने किया था? लाइटनिंग कंडक्टर जिसको क्या बोलते हैं, त्वरित चालक, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने बताया था कि चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, और त्वरित चालक के आविष्कार में किसका यूज करते हैं? तांबा का। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है रिवर्बरेशन। क्या है रिवर्बरेशन, या फिर इसे कहते हैं अनुरणन। अनुरणन, याद रखिएगा, अलग अलग परावर्तक सतह से, अलग अलग परावर्तक सतह से, अलग अलग परावर्तक सतह से टकराकर ध्वनि का, साउंड का वापस सुनाई देना। अलग अलग परावर्तक सतह से ध्वनि का वापस सुनाई देना, यानी कि मल्टीपल इको का सुनाई देना, है ना जी। मल्टीपल इको का, विभिन्न विभिन्न गूंज का सुनाई देना, है ना। यानी जब साउंड का मल्टीपल सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, बात को समझिए, जब साउंड का मल्टीपल सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पहाड़ के बीच में, पहले ने पुराने फिल्मों में दिखाते थे कि सपना मैं मरने जा रहा हूं, है ना, मैं कूद रहा हूं नहीं, और अलग अलग उससे उसको सुनाई देता था एक, है कि नहीं। तो मतलब एक ये है, ये जो सुनाई देता था ना मल्टीपल इको, वो क्या था? आपका ये रिवर्बरेशन ही था। अच्छा, अब देखो इसका याद रखिएगा कि जो आपका स्टैथोस्कोप, स्टैथोस्कोप का नाम सुना है आपने? स्टैथोस्कोप जो है ना, जो कि हमारे हार्ट के साउंड को क्या करता है? सुनता है, हमारे हार्ट बीट को मेजर करता है। स्टैथोस्कोप ध्वनि के बहुल परावर्तन या मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के सिद्धांत पर काम करता है। बहुल परावर्तन, हाँ बस बस, अभी इसमें और भी आगे लिखेंगे हम लोग। इस सिद्धांत पर कार्य करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी को बोलते हैं डॉक्टर साहब का आला, है ना। और ये जो स्टैथोस्कोप है, इसका आविष्कार भी लिख लेना आप लोग कि स्टैथोस्कोप का आविष्कार यही हार्ट बीट को भी मेजर करता है, याद रखिएगा, यही हार्ट बीट को भी मेजर करता है। स्टैथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? रीन लैनिक ने किया था। किसने? रीन लैनिक ने किया था। और आप लोग ये बताओ कि जो हार्ट बीट को, पल्स रेट को, है ना, इन सबको मेजर करेगा यही, हार्ट के साउंड को भी यही मतलब क्या करेगा? सुनेगा। जो होता है लब डब, है ना, लब होता है सिस्टोल के कारण, जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है तब होता है लब साउंड, और जब हमारा हार्ट एक्सपेंड करता है तो उस दौरान बोलते हैं डायस्टोल उसे, और उस दौरान आपका डब साउंड प्रोड्यूस होता है ना। और जब हार्ट के वॉल्व में अगर मान लीजिए कहीं पर लीकेज हो जाता है, या हार्ट के सेप्टम में अगर मान लीजिए होल हो जाता है, तो उससे हार्ट का साउंड कैसा हो जाता है? मर मर। कैसा हो जाता है? म एम यू आर, ऐसे लिख लीजिएगा। वो एबनॉर्मल साउंड है हमारे हार्ट का, है ना, ठीक है। खांसी सर्दी नहीं आता है हमारे, है ना। नहीं, अच्छा तो है कि कब एकदम उसमें हार्ट में घुस जाता है ये। अच्छा आप लोग ये बताइए कि जो हार्ट के सेल को, जो हमारा हार्ट है, हार्ट की मांसपेशियों को भी ब्लड चाहिए होता है। हार्ट के मांसपेशियों को जो ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी है, उसे क्या कहते हैं? क्या? अरे वो नहीं मैं पूछ रहा। चलिए 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। पहला, हार्ट के मांसपेशियों तक, ये नोट में वन लाइनर में लिख लीजिए, वन लाइनर वाला कॉपी बोला था ना मैंने रखने, उसी में लिख लो, अलग से कहीं पर लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा आप लिखना पड़ रहा है इनको, वाह, चलिए लिख लीजिए। हार्ट के मांसपेशियों तक ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी को कोरोनरी धमनी, या मतलब पहुंचाने वाली धमनी को कोरोनरी धमनी, हार्ट के मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाने वाली धमनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी तरह 2-3 और है, लिख लीजिएगा। जैसे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एक लिख लेना कैरोटिड, इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है एग्जाम में। अच्छा मैं बोल दे रहा हूं, फिर से बोल दे रहा हूं, लिख लो। हृदय की मांसपेशी तक ब्लड पहुंचाने वाली धमनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी तरह लिख लीजिएगा कैरोटिड धमनी जो है किससे संबंधित है? ये ब्रेन तक ब्लड पहुंचाती है। इसी तरह याद रखना रीनल, रीनल धमनी, ये किसको पहुंचाएगी? अरे रीनल वर्ग का संबंध किससे होता है? किडनी से। इसी तरह याद रखिएगा हेपेटिक धमनी, अपनी भाषा में उसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है, उसी तरह आपको लिखना है, लिख लीजिए। ये चार जो है मैच करने वाला यहां से बन जाता है सवाल आपसे। हाँ क्या बोल रहे हो? अच्छा अभी उसका एग्जांपल बता रहे हैं। नहीं नहीं इसका एग्जांपल नहीं है, वो अलग से लिखना है। अरे इसका एग्जांपल नहीं, वो सब अलग से मैंने कुछ पॉइंट लिखा है आपको, वो आप लिख लो। हाँ तो शाम में लाइट शुरू हो जाएगा, बिल्कुल शुरू होगा, शाम में लाइट आज शुरू हो जाएगा। 6 से 8 है, हाँ 6 से 8 फिजिक्स है। चलो कोई नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ब्रेक देंगे आपको, 20 मिनट के बाद देंगे ब्रेक, कोई फायदा नहीं है, बोलने का कोई फायदा नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, हल्ला मत करिए।
कहां क्या लिखाया था लास्ट में? हाँ, स्टेथोस्कोप ध्वनि के बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिनेमा हॉल या कंसर्ट हॉल जो होता है, कंसर्ट हॉल में रिवर्बरेशन को कम करने के लिए, रिवर्बरेशन को कम करने के लिए कुछ ध्वनि अवशोषक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जिसे एकॉस्टिक मटेरियल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे एकॉस्टिक मटेरियल्स कहते हैं। इसके लिए जैसे ये है ना, ये क्या करेगा, मल्टीपल जो इको होता है उसको क्या करता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ध्वनि को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करेगा। और एकॉस्टिक मटेरियल्स के एग्जांपल लिख लीजिएगा, एग्जांपल ऑफ एकॉस्टिक मटेरियल। तो इसका एग्जांपल है जैसे कॉर्क। जैसे आप स्टूडियो वगैरह जाइएगा ना, स्टूडियो में ये कॉर्क लगा होता है ना, दीवार पे कॉर्क चिपका देते हैं, ये इको को क्या करता है आपको दिखाएंगे अभी कैसा दिखता है ये कॉर्क। इसके बाद याद रखना खुरदुरी दीवार, ये सब क्या, ये सब ध्वनि अवशोषक। यानी देखते हैं कभी पहले सिनेमा हॉल में जाते होंगे दीवार खुरदुरा रहता है, या टाउन हॉल कंसर्ट हॉल में जाते होंगे दीवार खुरदुरा रहता है। वो क्यों किया जाता है? ताकि वो ध्वनि को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। इसके बाद याद रखिएगा मोटा पर्दा। इसके बाद याद रखिएगा प्लाईवुड। क्या होता है? प्लाईवुड। ठीक है, प्लाईवुड। ये सब जो है, ये सब क्या है आपका ध्वनि। इसलिए जब आप देखते हो कमरा अगर आपका खाली है, खाली कमरे में आप जाओ, आवाज गूंजेगा आपका, है ना। वही कमरे में आप बेड लगा दो, उसके बाद चेयर टेबल, है ना, पर्दा, ये सब लगा दीजिए, उसके बाद बोलिएगा तो आपका आवाज जो है नहीं गूंजेगा। क्यों? क्योंकि ये सभी जो पदार्थ होते हैं ना, जैसे मोटा पर्दा, कपड़ा, लकड़ी, है ना, ये सब क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट लिख लीजिएगा अगला पॉइंट। एक होता है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर सुना है आपने? एग्जांपल मतलब एक तरह से, मतलब साउंड से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, तो समझिएगा थोड़ा सा। जो आपका ग्रीन मफलर है ना, आप कभी सड़क के चारों तरफ, सड़क पे जब नेशनल हाईवे वगैरह पे जाते होंगे, वहां पर हाईवे पर आप देखते होंगे कि दोनों तरफ क्या होता है ना, पेड़ लगे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, है ना। तो ये जो पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? याद रखिएगा, ये नॉइज पॉल्यूशन को कम करने के लिए, नॉइज पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नॉइज पॉल्यूशन को किसमें मापा जाता है, तो याद रखना किसमें, डेसिबल में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डेसिबल में। नॉइज पॉल्यूशन को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ लगाए गए पेड़ हैं। आपसे पूछता है ना कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है ना, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो नॉइज पॉल्यूशन को कम करने से रिलेटेड है ना। इस चीज को आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक ग्रीन पीस इंटरनेशनल है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये मैंने आपको बताया भी था शायद पहले, है ना। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मध्य प्रदेश। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लिखना एम्स्टर्डम में है। कहां पर? एम्स्टर्डम में। पूछ देता है आपसे। अब देखिए हम लोग ना थोड़ा सा पहले ये देखते हैं कि हम लोग साउंड को कैसे आकर सुनते हैं, ह्यूमन ईयर के द्वारा, यानी मनुष्य के द्वारा कैसे साउंड को सुना जाता है। हाँ, ग्रीन पीस इंटरनेशनल में लिख दे रहा हूं, है ना। देखो जिसको जाना है जा सकते हो, लेकिन मैं एक 55 से पहले नहीं छोड़ूंगा, है ना। अभी बता रहे हैं भाई, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है ना। एम्स्टर्डम बोलने वाला था। अरे हम कल जो है 4 बार बोले हैं फोन, अभी अब हम आज फिर अभी बोलते। मेरे पास वो है वर्ड फाइल है ना, मैं आपको भेज दूंगा, वर्ड में कन्वर्ट कर, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर डलवा दीजिएगा। ठीक है, वर्ड में ही डाल दीजिएगा। वर्ड में तो प्रिंट आउट निकल ही जाता है ना जी। अच्छा चलो कोई नहीं डलवा, अभी मैं बात करके डलवाता हूँ ना। चलो यहाँ तक लिया सभी ने। अब चलिए इससे आगे हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग सुनते हैं किसी चीज को, किसी साउंड को सुनने की क्या प्रक्रिया है। और इसमें मैं आपको बेसिक चीजें लिखा भी दूंगा। पहले इसके लिए ह्यूमन ईयर की एनाटॉमी देख लीजिए। एनाटॉमी ह्यूमन ईयर। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो पॉइंट लिखना होगा वो मैं उसे लिख दूंगा। ऐसे आप जब देखो, पहले तो याद रखना जो हमारा कान है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 3 हिस्सों में हमारा कान बटा हुआ है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ताली बजाओ इसी पे, है ना। गुड गुड गुड। चलिए ईयर की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोलॉजी। देखिए ये जो ईयर है, ये हमारा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला बाह्य कान, है ना, फिर आपका कौन सा मध्य कान, मिडिल ईयर, और उसके बाद सबसे आंतरिक कान। बाह्य कान का क्या काम होता है? बाह्य कान का ये जो हिस्सा है इसको बोल रहे हैं पिन्ना। ये जो पिन्ना है, पिन्ने में तो एक तो याद रखिएगा मुलायम सी हड्डी होती है जिसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेज, ओपास्टी। और इस पिन्ना जो है ना हमारे शरीर के अंदर क्या है? अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब क्या? इसका बहुत कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, है ना। लेकिन याद रखिएगा ये करता क्या है? याद रखिएगा ये हमारे वातावरण से साउंड सिग्नल को कलेक्ट करने का काम करता है ना, कलेक्ट करेगा ये। और दूसरा यहाँ पर जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं ईयर कैनाल, या फिर इसी को बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल, है ना। ये ईयर कैनाल और ऑडिटरी कैनाल क्या करेगा? ये साउंड जो कलेक्ट किया हुआ साउंड है उसको क्या करेगा? उस मिडिल ईयर तक पहुंचा देगा। ठीक है, अब देखिए ये जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मिडिल ईयर में आपका है एक मैलियस, देखा हथौड़े के जैसा है, इसलिए इसे हैमर बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हैमर बोन। ये जो बीच में आप ये हड्डी देख रहे हैं ये क्या है? आपका इनकस। और ये जो आप देख रहे हैं हड्डी ये क्या है? स्टेपीस। स्टेपीस को स्टीरअप भी कहा जाता है ना। इसको हैमर और इसको क्या बोलते हैं? स्टेपीस को स्टीरअप। और देखिए यहाँ पर ये क्रम आपसे पूछ देता है कि सबसे पहले तो पूछता है कि कान की हड्डी किस कान में होती है? मध्य कान में। उसका क्रम पूछ देता है बाहर से अंदर की ओर, तो मैलियस, इनकस और स्टेपीस। यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम या फिर इसी को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं कान का पर्दा। क्या बोलते हैं? कान का पर्दा। ये क्या करता है? जैसे कोई साउंड सिग्नल यहाँ पर जाएगा, इससे टकराएगा, है ना। ये टकराते ही क्या करेगा? साउंड सिग्नल का जो इंटेंसिटी है, उसके एम्पलीट्यूड को क्या करेगा? ये 22 टाइम्स, कितना गुना? 22 गुना क्या करता है? बढ़ा देता है। 22 टाइम्स क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा।
अब ये इंक्रीज किया हुआ, जैसे ये इंक्रीज होगा फिर ये साउंड, इसको ये जो है ना आपका मैलियस स्टेपीज, ये इनकस, इसको ईयर ऑसिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईयर ऑसिकल। अब इसके बाद ये साउंड यहां पर जाएगा और अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर है इस तरह से, इस कॉइल टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कॉक्लिया। क्या बोलते हैं? कॉक्लिया। और ये कॉक्लिया से जुड़ा हुआ होता है ऑडिटरी नर्व या फिर इसी को एकॉस्टिक नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक नर्व। ये क्या करेगा? पहले ये कॉक्लिया क्या करेगा? उस साउंड को क्या करेगा? इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करेगा। किसमें? विद्युत आवेगों में। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है किस रूप में ट्रैवल करता है? विद्युत आवेग के रूप में ट्रैवल करता है। और इस विद्युत आवेगों के प्रवाह में, इसको फ्लो करने में हेल्प कौन सा तत्व करता है? कौन सा एलिमेंट जो है हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के फ्लो में क्या करता है? मदद करता है। तो आपको बताया है कई बार, सोडियम और पोटेशियम। कौन सा? सोडियम और पोटेशियम। अब यहां पर देखो, ये जो एकॉस्टिक नर्व के द्वारा, ऑडिटरी नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन के किस हिस्से पर पहुंचेगा? टेम्पोरल लोब पर। कहां पर? टेम्पोरल लोब पर, जिसे श्रवण पटल बोलते हैं, आई थिंक, है ना? श्रव्य पटल या श्रवण पटल कहा जाता है। अब यहां पर देखो, एक ये ना यहां से एक क्या होता है? एक ट्यूब सा जुड़ा होता है जो कि हमारे मध्य कान को जाता है। और ये जो ट्यूब है ना मध्य कान की तरफ जाकर के क्या करता है? जैसे हमारे फारिंक्स से जुड़ा होता है। फारिंक्स समझते हैं आप लोग? जहां से कि विंड पाइप और फूड पाइप अलग अलग होते हैं, वहीं से ये ट्यूब जो है ना आपका एक निकला होता है जो हमारे कान से जुड़ा होता है ना? उसमें क्या होता है? ये क्या करता है? ये हवा को लेकर के जाता है कहां तक? इस मिडिल ईयर में। और मिडिल ईयर में जाकर के ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, या ये जो आपका ईयर ड्रम है, इसके प्रेशर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इसके अंदर दाब को क्या करता है? बढ़ाता है, ताकि जैसे इससे साउंड सिग्नल टकराए तो उसके में वाइब्रेशन जो है ना अच्छे से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो, यानी कि उसमें जो एम्पलीट्यूड है अच्छे से क्या हो? आपका क्रिएट हो, है ना? इस वजह से यहां पर इसका काम क्या होता है? यूरेसियन ट्यूब का ये हमारे मिडिल ईयर में एयर को लेकर के जाता है और ये एयर प्रेशर को, यानी हमारे कान के अंदर जो वायु का दाब है उसको क्या करता है? नियंत्रित रखता है, उसको क्या करता है? संतुलित रखता है। यहां से देखिए यही 4-5 सवाल आपसे बनेगा। एक तो आपसे पूछेगा पिना कहां पर होता है? किस पार्ट, किस मतलब अंग का मतलब ये हिस्सा है। दूसरा आपसे पूछेगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहां पर मिलता है? तो वो मध्य कान में मिलता है। ईयर ऑसिकल्स किसे कहते हैं? तो ये तीन जो आपका बोन है इसे ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, मैलियस स्टेपीज और इसको इनकस को। साथ ही साथ आपसे पूछेगा कि यूरेसियन ट्यूब का क्या काम होता है। इसके बाद आपसे पूछेगा कॉक्लिया का क्या काम होता है और उसके बाद आपसे पूछेगा ऑडिटरी नर्व या एकॉस्टिक नर्व का क्या काम होता है। इसको अपने से आप या तो खुद से लिख लेना या फिर क्या करूंगा मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है? जैसा आप लोग कहिएगा लिखा दूं। चलो चलो, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, है ना? फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी जस्ट लिखवा देता हूं। साथ साथ लिख लेना आप लोग। चलिए, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बना लिया तो चलिए बढ़िया है। अब लिख लो ईयर के बारे में। सबसे पहला लिख लीजिएगा, ह्यूमन ईयर 3 भागों में बटा होता है। ह्यूमन ईयर 3 हिस्सों में बटा होता है। और ईयर देखिए, ईयर जो है ना एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी है, बैलेंस करने का भी काम करता है, अलर्ट करने का भी काम करता है। आप किसी चीज को मान लीजिए, मतलब मान लीजिए कि एक तो आपका सेरेबेलम है जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन है, और दूसरा मान लीजिए कोई पीछे से आवाज दिया, पीछे से मतलब मान लीजिए कोई बाइक आ रहा है या कोई अचानक से आपने कुछ आवाज सुनी तो अलर्ट हो जाता है ना। तो अलर्टनेस के लिए आपका कौन रिस्पांसिबल है? ईयर। तो कभी भी आपसे पूछा तो बैलेंसिंग ऑर्गन कौन कौन सा? एक तो आपका सेरेबेलम है और साथ ही साथ क्या है? ईयर है। ईयर भी क्या है? आपका एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, याद रखना। सुनने में तो हेल्प करता ही है। तो पहला हिस्सा होता है आपका आउटर ईयर। आउटर ईयर या फिर जैसे कहते हैं लोग बाह्य कान। और बाह्य कान की बात करते हैं तो इसमें एक होता है, याद रखिएगा, इसमें क्या होता है? इसमें पिना तथा क्या होता है? ईयर कैनाल होता है। इसमें पिना तथा ईयर कैनाल मिलता है। पिना का क्या काम होता है? पिना हमारे आसपास से साउंड सिग्नल को, हमारे आसपास से ध्वनि तरंगों को कलेक्ट करता है, यानी इकट्ठा करता है। और याद रखिएगा, ईयर कैनाल या फिर जैसे ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, इसे, इस साउंड को मिडिल ईयर तक, मिडिल ईयर तक यानी कि मध्य कान तक पहुंचाता है। मिडिल ईयर तक क्या करता है? पहुंचाता है, ठीक। इसे लिखो, फिर चलते हैं मिडिल ईयर की तरफ चलते हैं। सर आंख में ड्रॉप लेते हैं तो कंठ में गंध क्यों आ जाता है? अच्छा, डिफ्यूजन के कारण आता है ना? चलो लिखो इसको। हो गया? चला आगे। सेकंड, अरे ईयर को कंप्लीट कर देते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट है मिडिल ईयर, मध्य कान। बस इसी स्लाइड में जगह हो सकता है 2-3 लाइन अगली स्लाइड में। मिडिल ईयर, इसमें ईयर ड्रम, ईयर ड्रम या फिर इसी को बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तथा इसी को कान का पर्दा लिख लीजिएगा। क्या? कान का पर्दा। तथा ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स किसे कहते हैं? याद रखिएगा, ईयर बोन को, ईयर बोन मिलता है। याद रखना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम साउंड सिग्नल के एम्पलीट्यूड यानी आयाम को 22 टाइम्स, 22 गुना बढ़ा देता है, 22 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। और याद रखिएगा कि इससे, इससे एक यूटेशियन ट्यूब, कई बार पूछा जाता है यूटेशियन ट्यूब कहां पर मिलता है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया बिहार के। इससे एक यूटेशियन ट्यूब फारिंक्स से जुड़ी होती है, फारिंक्स यानी ग्रसिका जिसे बोलते हैं, जो ईयर में एयर प्रेशर को मेंटेन करता है, ईयर में, कान में वायु दाब को नियंत्रित करता है। कई बार देखते हो कि कान का उच्च पहाड़ सब पे जाओ, कान के अंदर प्रेशर क्या होता है? आपका बढ़ जाता है कई बार, है ना? तो ईयर प्रेशर को मेंटेन करने का काम इसी का होता है। पहले आप इसे लिख, चलते हैं इसके आगे। तुम लोग अभी क्या खाना खाने जाएगा?
कोई बात नहीं, 20 मिनट का ब्रेक दे देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चला आगे। क्या? यूटासियन ट्यूब को यूटासियन नली ही कहते हैं, यूटासियन नली। इसका कई टर्म का ना हिंदी नहीं होता है ना। इसका जो ये यूटासियन ट्यूब है ना, इसका हिंदी है। हाँ, चलिए नेक्स्ट लोग बात करते हैं। याद रखिएगा इसी हिस्से में नहीं लिखे हो, अरे लिख लो, जल्दी लिखो थोड़ा भाई। बस इसके बाद ना रोक लेंगे, फिर हम लोग अगला प्रॉपर्टीज होने लगेगा। अभी मान लो आधा घंटा 40 मिनट के आसपास साउंड में और लगेगा, है ना। ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग मूव करेंगे। इसी भाग में ईयर बोन मिलते हैं, ईयर बोन मिलते हैं। ईयर बोन की संख्या कितनी होती है? टोटल 6, लेकिन एक कान में 3, दूसरे कान में भी 3। इसका क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले होता है मैलियस, फिर होता है फिर होता है स्टेपीज। स्टेपीज के बारे में तो पता होगा, सबसे छोटी हड्डी है। ये क्रम याद रखना, बहुत बार पूछता है। मैलियस का दूसरा नाम है हैमर, क्या बोलते हैं इसको? इसी का दूसरा नाम है एनविल। मान लीजिए आपसे पूछ दे दूसरा नाम, आपको पता होना चाहिए। स्टेपीज को क्या बोलते हैं? स्टिरअप। क्या बोलते हैं इसको? स्टिरअप। अनदर नाम पूछ ले कि मैलियस का दूसरा नाम क्या है या इनकस का दूसरा नाम क्या है, स्टेपीज का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता हो। इसके बाद थर्ड है आपका इनर ईयर, आंतरिक कान। तो इसमें बस आपको कॉक्लिया के बारे में पता होना चाहिए और एकॉस्टिक नर्व के बारे में। इसमें एक कुंडली नुमा, कॉइल टाइप कुंडली नुमा संरचना मिलती है जिसे कॉक्लिया कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? कॉक्लिया कहते हैं। और ये क्या करती है याद रखिएगा, कॉक्लिया ध्वनि तरंग को विद्युत आवेग में बदल देती है। और इसके बाद याद रखिएगा ये साउंड सिग्नल एकॉस्टिक नर्व या इसी को ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं, एकॉस्टिक नर्व के द्वारा विद्युत आवेग के फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में, या विद्युत आवेग लिख लीजिएगा, विद्युत आवेग के रूप में ब्रेन के कहां पर पहुंचता है? ब्रेन के टेम्पोरल लोब पर पहुंचता है। श्रवण पटल या श्रव्य पटल बोलते हैं, ब्रेन के टेम्पोरल लोब पर पहुंचता है। आपको ये बताया था ना कि टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, है ना, कि किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में ब्रेन के टेम्पोरल लोब पर पहुंचता है। और ये तो लिखा ही दिया पहले कि ब्रेन पर हमारा जो साउंड है वो कितने सेकंड के लिए रहता है? 1/10 या 0.1 सेकंड के लिए रहता है। अभी अब हम लोग देख लेंगे लगभग 20 मिनट के आसपास का, हाँ 2:20 तक, मतलब आप लोग जो भी है चाय नाश्ता पानी जो भी खाना भोजन, है ना, किसी, हाँ कौन सा थर्ड वाला? ये साउंड सिग्नल जो है ना, देखो यहाँ पे ये कॉक्लिया है, कॉक्लिया ने क्या किया, कहाँ गया जी कॉक्लिया, बड़ा दूर चला गया। ये देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट किया। यहाँ पर ये ऑडिटरी नर्व है या एकॉस्टिक नर्व है, ये जाता है हमारे ब्रेन से जुड़ा जाता है। ब्रेन में एक लोब होता है टेम्पोरल लोब, उससे जुड़ा जाता है और उस पर ये क्या करता है, इसको विद्युत आवेग के फॉर्म में क्या करेगा, पहुंचाते हैं। ठीक है, अब जो फिजिक्स को हम लोग देखेंगे शाम में, है ना, अभी जैसे 2 बजे से हम लोग मतलब 2:20 से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग उसमें देखेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आज हम लोग प्रयास करेंगे नॉन मेटल्स को कंप्लीट करने का। और आज मैं आपको कुछ सवाल भी करवा दूंगा लास्ट में 20-25 मिनट में ना। हम लोग लगभग अच्छे कुछ क्वेश्चन हैं, है ना, बेहतरीन सवाल जहां से सवाल आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, वैसे लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, चलो।